अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शकील? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। शकील से हम बात करेंगे, इनकी बीट से रिलेटेड होगी बात। जिस तरह एजुकेशन से इनकी बीट है तो एजुकेशन के हवाले से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बातचीत होगी। इसके साथ साथ अगर आज मैं एक वैसे एक अच्छी बात भी लाजमी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगी। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है माहौलियाती आलूदगी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दीगर मसाइल भी इंसान को फेस करने पड़ रहे हैं। जाहिर सी मतलब जब बाहर निकलते हैं तो जब आपकी हवा आलूदा होगी तो आपको सांस लेने से भी जो है वो बड़ा मसला होता है। अच्छा, आज मैं सुबह ही ऑफिस आ रही थी, मैं देख रही थी कि जो हमारी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, स्पेशली बहुत सारी जो पुरानी बसेस चल रही हैं, जैसे अभी वीरा बसेस चल रही हैं, लोगों के लिए आसानियाँ तो हैं लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी मुश्किलात भी हो रही हैं। आप देखेंगे कि इनके धुएँ की वजह से जो है बहुत सारे लोगों को जो बाइक पे होते हैं, साइकिल पे होते हैं या पैदल जा रहे होते हैं, तो उनको इवन कि आप गाड़ी में भी बैठे हों तो उसका धुआं जो है वो आप तक पहुंच जाता है। क्योंकि आप लोगों ने गाड़ी में, हम लोगों ने एसी चलाया हुआ था तो उसकी वजह से जो है आपकी गाड़ी के अंदर तक जो है वो स्मेल आ रही होती है। उसकी वजह से सांस लेने में भी आपको मुश्किलात हो रही होती हैं। तो हमारे जितने भी इदारे हैं, जितने भी हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट को देख रहे होते हैं, खुदारा इस चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें। हम अपने माहौल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि दरख्त लगा रहे हैं ताकि ग्रीनरी हो, माहौल अच्छा हो सके। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ चीज़ों को उस तरीके से सीरियस कभी लिया ही नहीं जाता और ना ही उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाता है कि हम अपने माहौल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हवा को किस तरह। वैसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी जो है ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें तो हैं ऐसी हैं जिनको ठीक कर सकते हैं और उसमें हमारी अपनी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं, हम अपना भी रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को किसी हवाले से इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि अगर कोई बीमार है, किसी को सांस की तकलीफ है, किसी को अस्थमा है, कुछ भी है, तो हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जो है सिर्फ अपनी मौज और अपनी मस्ती में चल रहे होते हैं। तो खुदारा इस पर सोचने की ज़रूरत है। और जो हमारे इदारे हैं, गाड़ियों को जो मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं, उनको स्पेशली देखना चाहिए किस तरह आप अपनी गाड़ियों को ज़रा, अगर पुरानी भी हैं तो उनको इतना तो मेंटेन रखें कि उसकी वजह से दूसरे तकलीफ़ में ना हो पड़े। तो ये एक बात थी जो अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर भी करना चाह रही थी। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, स्टोरीज की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो कैडेट कॉलेज मुल्तान का क़याम, ये जान लेते हैं। जनूबी पंजाब के आला तालीमी मेयार की दरसगाह है। तो क्योंकि कल जो है वज़ीर आला पंजाब जो हैं मोहसिन नकवी साहब भी थे और उन्होंने इफ्तिताह भी करना था, तो इस हवाले से इनसे जानते हैं। अच्छा, कैडेट कॉलेज मुल्तान जो है ये कोई कल की कहानी नहीं है, ये 14 बरस पुरानी कहानी है। जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे और मुल्तान के लिए नई से नई चीज़ें जो हैं वो ला रहे थे, उसके अंदर मुल्तान पैकेज में मुल्तान कैडेट कॉलेज भी था। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, हुकूमत की गफलत, इन तमाम और सियासी तब्दीलियों के बावजूद जो है कैडेट कॉलेज जो है वो शुरू नहीं हो सका। कल वज़ीर आला ने दौरा किया है और हायर एजुकेशन सेक्रेटरीट है, स्कूल एजुकेशन है, मुल्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स हैं, इन सब ने विज़िट करवाया है साइट का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैडेट कॉलेज जो है इसका जनूबी पंजाब में, मुल्तान में क्यों फ़ायदा होने जा रहा है, आखिर ये इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों हो रहा है। कैडेट कॉलेज जो है तकरीबन सभी जानते हैं जो तालीम से दिलचस्पी रखते हैं कि ये प्रोफेशनल तालीम के हवाले से बहुत ही कमाल की दरसगाह है। और इसमें ये होगा कि जनूबी पंजाब में अभी तक कोई कैडेट कॉलेज नहीं है। मुल्तान में ये कैडेट कॉलेज जो बन रहा है ये जनूबी पंजाब का पहला कैडेट कॉलेज होगा। अब इसके लिए मुल्तान शहर से 20 किलोमीटर दूर इलाका है, मौजा, बहावलपुर, सुखा और आलमगीर के नाम से वो इलाका जो है वो जाना जाता है। मुकम्मल तौर पर देहाती इलाका है, वीरान इलाका है, वहाँ सिर्फ खेती बाड़ी ही की जाती है। अगर उस इलाके का विज़िट भी किया जाए तो वहाँ कच्चे घर मिलेंगे, गैर हमवार ज़मीन मिलेगी और राजबा और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब वहीं पे ही सरकार ने ज़मीन खरीदी थी आज से 14 बरस पहले, 919 कैनाल 6 मरले की ज़मीन खरीदी थी और उस टाइम कोई 10 करोड़ की ज़मीन खरीदी थी और 14 बरस ताख़ीर होने के बाद ये ज़मीन इस वक्त 1 करोड़ रुपए की हो चुकी है। उसकी जो है कीमत है, जो कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है।
और उस वक्त जब ये कॉलेज बनाने लगे थे, उस टाइम इसकी जो लागत बनाई गई थी कि इसके लिए इतने पैसे चाहिए, अब उससे 3 गुना जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि 2009 में जो कीमतें थी तमीरी शोबे की वो और थी, अब जो है वो और हो चुकी हैं। इस वक्त इस कॉलेज का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए जो रकम बनाई गई है वो 1489 मिलियन रुपीज़ हैं, जो करीबन जाके बनते हैं 1 अरब 91 करोड़ और चंद 48 लाख रुपए जाके ये बनते हैं। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जो इसका टेंडरिंग प्रोसेस अभी होना है, कल वज़ीर आला को दौरा करवाया जिसमें उन्होंने ब्रीफिंग भी दी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में ब्रीफिंग दी। ये अपनी तर्ज का एक मुनफरिद एक दरसगाह होगी मुल्तान शहर में। सिर्फ मुल्तान शहर की बात नहीं की जा सकती, पूरे जनूबी पंजाब की बात की जा सकती है। जनूबी पंजाब के जितने भी अजला हैं उनसे तमाम तर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कैडेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। अब इसके लिए लैंड जो है वो तो मुख्तस कर दी गई है, बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। बजट लाहौर में मीटिंग हुई थी, इसी जो इनकी अथॉरिटी है PDMP जो ये प्रोजेक्ट्स की मंजूरी करवाते हैं, उसमें 25 अगस्त को मीटिंग हुई थी, जिसमें वैसे उन्होंने कहा कि था कि हमें 4 अरब रुपए चाहिए, लेकिन हुकूमत इस वक्त माशी मसाइल का शिकार है। 4 अरब रुपए तो मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने 1 अरब और 91 करोड़ और चंद 48 लाख और 45 हज़ार रुपये तक जो है वो बजट इसका मंजूर किया है। अब वज़ीर आला ने भी कल साइड देखी और उन्होंने इस चीज़ के हुक्म दिया है कि जितने लोग भी इसमें शामिल हैं, जो तामीर में हिस्सा डाल रहे हैं, उसमें स्कूल एजुकेशन है, एडिशनल जो साउथ के सेक्रेटरी एजुकेशन हैं स्कूल के राणा मोहम्मद सलीम साहब, वो भी कल मौजूद थे, और चीफ सेक्रेटरी और उसके साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ वो भी मौजूद थे। और अब इस पर काम शुरू हो जाएगा। संगे बुनियाद रखनी थी कल, लेकिन कल उन्होंने सिर्फ साइट इंस्पेक्शन ही की है। सही है। अब यहाँ पे एक सवाल आवाम ये भी कर रही है कि ये एरिया जो है वो आर्मी के अंदर चला जाएगा, ये हमारे इस्तेमाल का नहीं रहेगा, तो गरीब का बच्चा कैसे जा सकेगा। तो ये एक गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। ये एक तालीमी दरसगाह है, ये कोई डिफेंस हाउसिंग नहीं है, ये कोई मार्केट नहीं है, कोई उसमें नहीं है कि आप एक और कैडेट कॉलेज में वैसे भी मेरे ख्याल में जरूरत थी कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ से मूव करते थे, आप बहुत दूर शहरों में जाते हैं, दूसरे शहरों में आपको मूव करना पड़ता था कैडेट कॉलेज के लिए। स्पेशली आपका इस्लामाबाद में या मरी में आपको जो है वहाँ पर आपको कैडेट कॉलेज जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि बड़े शहरों में जो है जाहिर सी बात है तालीम को भी उसी तरीके से लेकर लिया गया है, और उस पर बहुत सारे इदारे भी अच्छे बनाए इसी वजह से गए कि एक अच्छा शहर होने के नाते, एक बड़ा शहर होने के नाते। और जनूबी पंजाब में अगर मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ भी 2 से 3 ही है मेरे ख्याल में, जो इस टाइम बेहतरीन। बड़ी तो मेरे ख्याल में BZU है, और उसके बाद अभी एमरसन पे भी काम यूनिवर्सिटी में ही उसको चेंज कर दिया, इस्लामिया है, बहावलपुर में है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें अभी हमारे यहाँ तो तालीमी मयार पे और सेकेंडली हमारे तालीमी इदारों पे तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जब हम यहाँ पर देखें बच्चों को या अपने पेरेंट्स से भी दूर जाना पड़ता है या वहाँ पे हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो बेहतर है कि अगर यहाँ फैसिलिटीज़ होंगी तो बच्चे इजीली जो है वो तालीम अच्छी हासिल कर सकेंगे। ठीक हो गया। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। इसमें दाखिले जो हैं वो अब जारी हैं, तलबा का रुझान भी है। जाहिर सी बात है कि अब बच्चे भी हम हमेशा देखते हैं कि जब भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना हो तो सबसे पहले वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि एक्चुअली उन्होंने कौन से सब्जेक्ट रखते हैं, किस तरह की आपने जो आगे क्योंकि आपके फ्यूचर में भी काम आ सके। तो उस हवाले से बताइए कि सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो दाखिलों की शरह इस टाइम क्या है और कितने दाखिले हो रहे हैं, तलबा का कितना रुझान है? अच्छा, अगर शरह देखी जाए तो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस को कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा तादाद जो है वो तलबा की प्राइवेट कॉलेजेस में दाखिले ले रही है। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत एडमिशन हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी एक कैपेसिटी है कि उन्होंने कितना एडमिशन करना है। ये एक कोई छुपी छुपाई बात नहीं, ओपन ही है। मुल्तान की अगर हम बड़े कॉलेजेस की बात करें जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस शुमार होता है, सिविल लाइन कॉलेज शुमार होता है, उसके साथ अलमदार कॉलेज है, वलायत हुसैन कॉलेज है, मिल्लत कॉलेज है, इकोनॉमिक्स गर्ल्स कॉलेज, ये कुछ बड़े कॉलेज हैं जो मुल्तान में हमेशा टॉप पे रहते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा इस 2023 में जो 11वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी में 800 तक तादाद पहुंची है जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं कि हमारा 11वीं में दाखिला किया जाए। उसके बाद सिविल लाइन में 700 तक दरख्वास्तें आई हैं। उसके बाद वलायत हुसैन है, उसकी भी शरह इतनी है।
अब इसमें 700 तक यहाँ तक तो इनकी दरखास्तें रुक गई, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये तादाद जो प्राइवेट कॉलेजेस में ये तादाद है ये 1000 से क्रॉस कर जाती है। अगर उनके हम सालाना एडमिशन्स की बात की जाए तो उनके पास एक साल में कोई 1500 के करीब बच्चा स्टडी कर रहा होता है, जिसमें ICS है, IT है, उसके साथ ICOM है और FSC प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन ले रहे होते हैं। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में तादाद अगर इतनी आ रही है, 700 अप्लाई कर रहा है तो 700 दाखिला नहीं ले रहा होता, दाखिले ले रहे होते हैं कोई 400 से 500। अब यहाँ पे 400 से 500 दाखिले आखिर यहाँ तक क्यों रुक जाते हैं? उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज की कैपेसिटी ही इतनी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स के एडमिशन इस हवाले से उनका तयन करता है कि हमारे पास सीट्स कितनी हैं। सीट्स मीन्स के उनके पास बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स कितने हैं, स्टाफ कितना अवेलेबल है, लेबॉर्ट्रीज और लाइब्रेरीज किस तरह से उनका काम हो सकता है। उसके अलावा उनका जो मुतलका बोर्ड है, हमारा जो मुल्तान बोर्ड है, वो उनको कितने एडमिशन्स अलाउ कर रहा है कि आपने कितने एडमिशन्स लेने हैं। तो इस तरह जो गवर्नमेंट कॉलेज इनकी तादाद जो है वो 400 से 500 तक एडमिशन्स की रुक जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हायर एजुकेशन सेक्रेटरीट जो है उनके जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, शजरकारी का प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ सुनने में आया कोई एक कॉलेज में 10-10, 12-12 लाख का खर्चा आया है। उसके बाद इन्होंने इसके साइन बोर्ड्स भी चेंज करवाए, इन्होंने वेबसाइट्स को भी बहाल किया, इस तरह कॉलेजेस में ये छोटे छोटे फंक्शंस भी करवाते हैं। तो इतना कुछ ये जो प्रोजेक्ट्स पर लाखों खर्च कर रहे हैं, क्या वजह है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का वो तालीमी जो मयार का जो एक एतमाद है वो क्यों नहीं बहाल हो रहा? उसकी वजह ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उनका, एग्जाम्स लेने का जो सिस्टम है और जो पुराने तालीमी जो स्टैंडर्ड्स कायम किए हुए हैं उनको चेंज नहीं किया जा रहा। लेकिन जो जिस दूसरी तरफ देखा जाए जो प्राइवेट कॉलेज हैं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो फीस बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेज का जो स्टूडेंट है वो 5500 रुपये के अंदर 11वीं क्लास पूरे साल की 5500 फीस भर रहा है सिर्फ। वहीं दूसरी तरफ जो प्राइवेट कॉलेज है वो कम से कम 50,000 फीस ले रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो 1.25 लाख रुपए तक फीस ले रहे हैं। जब वो 1.25 लाख फीस लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज भी देते हैं। अब उसमें मंथली टेस्ट जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस कई अरसे से अपनाए हुए हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस इस साल से मंथली टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स का मंथली टेस्ट लेंगे, उनकी मंथली रिपोर्ट बनाएंगे, उसको हम पेरेंट्स तक SMS के जरिए पहुंचाएंगे। हालांकि ये चीज़ जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बड़े अरसे से कर रहे हैं। उसके साथ एक और फ़र्क आ जाता है प्रैक्टिकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स को जो है वो प्रैक्टिकल्स नहीं करवाए जाते। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, यहाँ कोई प्राइवेट कॉलेज की कोई पब्लिसिटी के हवाले से बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी उस तरीके से अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है, कम फीस है आपकी, आपके पास स्टाफ बहुत आला होता है, PhD स्टाफ होता है, MPhil स्टाफ होता है। हालांकि प्राइवेट कॉलेजेस में स्टाफ उस तरीके से नहीं होता, कोई इक्का दुक्का इनके पास PhD होता है, वो भी किसी और यूनिवर्सिटी से, किसी और कॉलेज से इनके पास पढ़ाने आ रहा होता है, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी PhD की जो पे है। और मोस्टली तो आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर जस्ट एक आपने लेक्चर के लिए ही उसको हायर किया हुआ होता है कि वो आते हैं यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ा भी रहे होते हैं और जस्ट आपके लिए प्राइवेट में जस्ट वो अपनी एक लेक्चर देने के लिए आएंगे और दैट्स इट, उसके अलावा आपका उसका नहीं है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में इस तरह हो भी रहा है। ऐसे इसमें मजीद भी बात करते हैं नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, आज अगर मुल्तान शहर के मौसम की बात करें तो आज अलल सुबह से ही मुल्तान शहर में हल्की फुल्की हवा चल रही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो बदस्तूर एज इट इज़ बरकरार है, जो गुज़िश्ता कई दिनों से बरकरार थी। और आज भी मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है। हब्स की शिद्दत में नुमाया कमी देखने को आई है हवा चलने की वजह से, लेकिन शहर ओलिया के बासियों पर सूरज जो है वो शदीद किस्म की आंखें और आग बरसा रहा है। आज अगर शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज शहर का 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब आज अलल सुबह से ही कदरे बेहतर और कदरे ज़्यादा है, जो कि 70% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान शहर का गुज़िश्ता कई दिनों की तरह आज बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 172 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आसमा आज मुल्तान दूसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से
ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि मुल्तान शहर का मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद गर्म रहने का इम्कान है। आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। और बारिशों के हवाले से अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। और तिबी माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में जो पीक आवर्स हैं उनमें शहरी बाहर निकलने से गुरेज करें। अगर कोई काम करना ज़रूरी भी है तो अपने सरों को ज़रूर ढांप कर रखें, क्योंकि इससे हीट स्ट्रोक का खदशा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए सर को ढांपना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तिबी माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और हल्के कपड़े पहने, ताकि जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कम से कम महसूस हो। आसमा आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा और दर्जा हरारत जो है इसमें भी गैर मामूली इजाफा देखने को आएगा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और जिस तरह अभी टेम्परेचर की बात हो रही थी तो काफ़ी गर्मी जो है वो दोबारा से एक दफ़ा फिर आ चुकी है, तो इसमें आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और स्पेशली क्योंकि जब भी मौसम चेंज हो रहा हो ना, कभी ऐसे लग रहा हो कि मौसम बेहतर हो गया और फिर एकदम से गर्मी का दोबारा आ जाना, तो इसमें आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा जी, और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से कि उनकी कार्रवाइयाँ इस टाइम जो है वो क्या क्या चल रही हैं, क्योंकि हम लोग आजकल देख रहे हैं कि फूड के हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फूड पॉइंट हैं जहाँ पर नाकिस अशिया जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं, लोगों की सेहतों के साथ भी खेला जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि आजकल जितनी मिलावट की जा रही है चीज़ों में वो बेशुमार है। स्पेशली अगर हम बात करें कि आपके घर के जो मसाला जात हैं उनमें भी है, आपकी फूड पॉइंट पे जाएं तो वहाँ पर भी आपकी जो है सफाई का इतना कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता। तो स्पेशली होता है कि जब हम उनके किचन का दौरा करें तो फिर पता चले आपको कि उनके किचन में एक्चुअली चल क्या रहा होता है। लेकिन जाहिर बात है आपके सामने एक चीज़ आती है तो आपको नहीं पता कि पीछे क्या क्या चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं, किस तरह सफाई का ख्याल रखा जाए। तो इस हवाले से बताइएगा शकील। हाँ बिल्कुल, मुल्तान शहर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ बहुत ज़्यादा देखने को आती हैं। इसमें ये कहा जा सकता है कि मुल्तान में नाकिस खुराक की फ़रोग जो है वो कुछ ज़्यादा ही है। अगर हम ये स्ट्रीट फूड की तरफ जाएं, जो हमें छोटी गलियों में जिन्होंने फैक्ट्रीज बनाई होती हैं या जो अपने ढाबे बनाए होते हैं, इवन के अक्सर बड़े बड़े नामी रेस्टोरेंट्स जो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के चार्जेस भी ले रहे होते हैं, बड़ा नाम होता है उनका, अक्सर उनके किचन भी चेकिंग पर सील कर दिए जाते हैं। तो ये तो आपने जिस तरह बात की है कि अगर बाहर प्लेट में चीज़ खा रहे हैं तो बड़े ही वीआईपी तरीके से तो हमारे सामने आई होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे किचन की तरफ चले जाएं तो मसाइल देखने को मिलते हैं। इवन के किचन तक नहीं, ये जो फूड अथॉरिटी है ये तो खेतों तक भी पहुंच जाती है चेकिंग के लिए। अभी इनकी रिसेंट जो रेड्स हैं उनमें से बात करें, अभी हेड मोहम्मद वाला साइड पे नसरुल्ला रोड चौक है, वहाँ पे इन्होंने 16 कैनाल सब्जियों के जो खेत हैं उनको चेक किए, जिसमें से 4 कैनाल जो है वो ऐसे खेत उन्होंने देखे जहाँ जो फैक्ट्री से पानी आता है, जो अच्छा इस पे बात करते हैं है। शकील। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से। जी हाँ, इसकी खेतों के हवाले से बात हो रही थी। पंजाब फूड अथॉरिटी का एक स्लोगन भी है कि साफ और सुथरी खुराक की जो फराहमी है, जो दस्तयाबी है, वो हमारा आज़म है। उसमें जो ये स्लोगन भी है कि खेत से लेकर प्लेट तक आपको अच्छी खुराक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसमें 4 कैनाल पर ऐसी सब्जियां काश्त की हुई थी जिनको जो पानी दिया जा रहा था वो ये हेड मोहम्मद वाली साइड पे एक जो नाला बह रहा है वो सारा सीवरेज के पानी का है, तो वो पानी जो है उस तरफ शामिल किया जा रहा था और फैक्ट्रीज और इस तरफ से भी पानी उसमें शामिल किया जा रहा था। तो चंद एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी निशानदेही फूड अथॉरिटी ने भी की है कि इन प्लांट्स को आप इस पानी से उगा सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां हैं खाने पीने की वो इस पानी से आप नहीं उगा सकते। अगर आप उन्हें उगाते हैं तो वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो वो 4 कैनाल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से ट्रैक्टर से उनको ख़त्म भी कर दिया गया है, उन पर हल चला दिए गए हैं और बाकी जो उन पर कार्रवाई भी कर दी गई है। अब इसी तरह अल जलान रोड है, चौक शाहबाज की तरफ, अगर हम अल जलान रोड की तरफ अंदरून मुल्तान की तरफ आएँ तो रास्ते में कुल्फियाँ बनाने वाली फैक्ट्री आती है। वहाँ इनको मालूम हुआ कि वहाँ भी सफाई के मसाइल हैं और वो कुल्फियाँ जो हैं वो बड़ी मिकदार में फ़रोख्त हो रही हैं।
तो वहाँ 600 से ज़ायद कुल्फ़ियाँ उन्होंने मौके पर तलब की, जो सही जो चीज़ें शामिल की जा रही थी वो ठीक नहीं थी, और उनके पास उनके सफाई के इंतजाम इंतहाई नाकिस थे। वो फुटेज भी सारी हमने देखी हैं, शेयर की हैं। और उसके साथ कुछ ही दिनों, ये 9 सितंबर की कार्रवाई है, ये मौज दरिया के करीब एक फैक्ट्री है, वहाँ पे उन्होंने एक छापा मारा एक फैक्ट्री पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बिल्डिंग की तमीरात में इस्तेमाल होता है, उसके ज़रिए मिसाला जात बनाए जा रहे थे। सही। और मिसाला जात के मेरे पास कुछ अदाद शुमार हैं, वो शेयर करना ज़रूरी है ताकि शहरियों को ये भी पता चल सके कि कितनी मिकदार में वो मिसाला जात जो हैं वो जाली बनाकर मार्केट में उसी दाम पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं जिस दाम पर असली मिसाला जात फ़रोख्त किए जाते हैं। उसमें आप ये देखें कि इस टाइम 750 किलो रंग चढ़े सौंफ थे जो जाली उस पर रंग किया गया था, और उसके बाद 150 किलो प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल किया गया था, 90 किलो जाली काली मिर्च जो है वो बनाई गई थी, और 60 किलो कोटिंग मटेरियल उस पर लगाया गया था, और उसके बाद 45 किलो नाकाबिल सुराग केमिकल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो मुख्तलिफ खाने पीने के जो मिसाला जाते हैं उस पर लगाए जा रहे थे। इस पर उन्होंने एक भारी कार्रवाई की है, उनको FIR भी दर्ज करवा दी गई है। और इसी तरह ये जो मुर्गियों का गोश्त है, अक्सर हम पहले कहते थे कि मुर्गियां जो मर जाती थी, बीमारियों का शिकार हो जाती थी, वो पहले हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी, अब कहाँ जाती हैं। अब पिछले दिनों कबीरवाला तहसील से भी उन्होंने एक मुर्गियों का भरा ट्रक पंजाब फूड अथॉरिटी ने पकड़ा, ठीक है, कोई 20 मन के करीब जो है वो गोश्त जा रहा था मुर्दा मुर्गियों का। मुजफ्फरगढ़ वाले रोड से भी उन्होंने एक ट्रक पकड़ा, मुल्तान दौलत गेट वाली साइड से भी उन्होंने यहाँ से उन्होंने अंडे और मुर्गे, जो अंडे थे वो ख़राब हो चुके थे, और जो मुर्गियाँ थी वो सारी बीमार थीं जिनको वो आगे सेल कर रहे थे। तो ये मुर्गियों के हवाले से, चिकन के हवाले से भी इनकी कार्रवाइयाँ सामने आती हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस हद तक, सिर्फ मुल्तान शहर की कहानी नहीं है, यह हर शहर की कहानी है, हर दुकान की कहानी है। घर की तो बात नहीं कि कौन घर अपने नुकसानदेह चीज़ लेके जा सकते हैं। तो ये नाकिस चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जो है ज़बरदस्त तरीके से जा रही हैं। अब इस हवाले से शहरियों को भी बार बार पैगाम दिया जाता है कि अगर आप कहीं खाना खाने जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो वहाँ सफाई का इंतजाम लाजमी चेक करें। आप यकीन कर लें कि ये जो मैं गोश्त लेके जा रहा हूँ, क्या ये वाकई मेरे सामने जो जिंदा मुर्गी खड़ी थी उसको हलाल करके ही बनाया गया ना। और उसके साथ अगर आप कहीं कुछ खाने जा रहे हैं तो उनके जो किचन के स्टैंडर्ड्स हैं वो किस हद तक हैं, ठीक है, आपको जो चीज़ खिलाई जा रही है वो ठीक सफाई के इंतजाम से आ रही है या नहीं। हाँ, अगर आपके इल्म में कोई चीज़ आती है ऐसी कि यहाँ जो है वो फूड ठीक नहीं है, उस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट भी डेवलप की हुई है। उस पर तमाम लॉज भी अवेलेबल हैं, जो इनकी रेगुलेशंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। उस हवाले से आप उनको आगाह करें, वो जो है पंजाब फूड अथॉरिटी उस पर कार्रवाई करेगी। और दूध जो है इस वक्त मुल्तान शहर में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है। लोगों को हमेशा शिकायत रहती है कि जो हमें दूध जो है वो सही नहीं मिलता। तो इस वाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने अब एक ना मिल्क डायरेक्टरेट भी बना दिया है, एक अलहदा पंजाब फूड अथॉरिटी का डिपार्टमेंट बन गया है जो सिर्फ और सिर्फ दूध के खालिसपन को की दस्तयाबी को जो है यकीनी बनाएगा। अब वो मुल्तान में भी फ़ाल होना है, लाहौर से उसका आगाज़ हो गया है। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी अलहदा टीम्स बनेगी जो दूध की चेकिंग करेंगी। अब वो शहरियों को कहते हैं अगर आपको घर आकर कोई बंदा दूध दे के जा रहा है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो दूध खालिस है या नहीं, उसमें कोई केमिकल, उसमें पानी, इस तरह की मिलावट हो रही है या नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा आप अपने दूध का कुछ सैंपल हमारे ऑफिस लेके आएँ, ऑफिस आके चेक करवाएं। यहाँ पे वो अपने साइंटिफिक मेथड से वो दूध चेक करके आपको बताएंगे कि आपका दूध असली है या नहीं है। उसके हवाले से दुकानों की बात की जाए तो दुकानों पर जितनी भी खाने पीने की दुकानें बनती हैं, आप कभी भी गौर करें, मिठाई की दुकान है, कोई छोटा होटल है या कोई जनरल स्टोर है, कोई भी चीज़ है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ होगी, जब भी कोई नई बनती है, पंजाब फूड अथॉरिटी की कुछ टीम्स ऐसी हैं जो प्रॉपर यूनिफॉर्म या गाड़ियों में नहीं होते, वो सर्विलेंस टीम्स हैं जो हमेशा सिविल फॉर्म में शहर में घूम रहे हैं। वो लोग वो चेक कर रहे हैं कहाँ पे कौन सी दुकान नई बन रही है, उस नई दुकान पर सर्टिफिकेट लगा हो या नहीं। तो जब भी कोई इस तरह की दुकान होती है जो सर्टिफाइड नहीं है, वहाँ ये टीम्स पहुँचती है और उनके सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो चेक करते हैं। और इस तरह के भी इकदाम होने भी चाहिए जिस तरह से लोगों की सेहतों के साथ जो है वो बहुत बुरे तरीके से खेला जा रहा है। आप ये देख लें कि घर में आप जो भी चीज़ लेकर आते हैं, जाहिर सी बात है अब हर घर में तो आप नहीं अपने जो है वो जानवर खरीद के रख सकते और फिर आप अपने वहाँ से, जाहिर सी बात है बहुत सारे मसाइल हैं, हमारी चीज़ें भी
लेकिन यहाँ पर अगर लोगों की सेहतों के साथ ही खेलना शुरू कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से बीमारियां भी आ रही हैं। बिल्कुल। फिर आपको जिस तरह की बीमारियां आ रही हैं तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह हैं, और फिर जाहिर सी बात है आपकी में जिस तरह महंगाई है इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, आपकी जो मेडिसिन हैं वो महंगे हैं, इलाज तो वैसे ही यहाँ पर अभी हम देखें तो बहुत ज़्यादा महंगा है। चाहे आप सरकारी इदारों में चले जाएँ तो वहाँ से भी आपको यही होता है कि आपके जो टेस्ट हो रहे होते हैं, जो आपको मेडिसिन मिल रही होती हैं वो आपको बाहर से ही लेनी पड़ती हैं। तो सरकारी हॉस्पिटल्स में भी आपको उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती। तो एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर मेरे ख्याल में इस टाइम अगर ये इकदाम कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी को, आपकी हर खाने पीने की चीज़ जो है वो इस टाइम आपको उसमें मिलावट ही नज़र आएगी। आपको मतलब प्योर चीज़ें जो हैं वो अब आपको बहुत मुश्किल से ही मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे, जिस तरह हमारे मसाइल तो हमारे बहुत सारे हैं जिस पर हम डिस्कस करते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे इतने मसाइल होते हैं। आज क्योंकि हम रोड्स की भी बात करेंगे कि इस टाइम हमारे जितने भी तरक्याती काम हैं वो हमारे रुके हुए हैं क्योंकि फंड्स के हवाले से भी, और फिर जो हमारी इस टाइम सियासी सूरत हाल चल रही है उसको भी देखते हुए बहुत सारे मसाइल हैं। तो अफसरों के जो है वो सैकड़ों दौरे भी हुए, लेकिन हमने यही देखा कि जो आपके काम हैं वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सके, जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको अधूरे नज़र आते हैं और वो मुकम्मल नहीं हो पाते। तो आज भी इस हवाले से जितने भी हम लोग काफ़ी रोड्स को देखें तो बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो बड़े मशहूर हैं जहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, वो आपको टूट फूट का शिकार नज़र आएंगे। या फिर सेवरेज के हमारे मसाइल तो बेशुमार हैं। इस टाइम रोड्स बना दी जाती हैं और ये अलमिया है हमारे यहाँ पे कि रोड्स एक दफ़ा बन जाती हैं और फिर प्लानिंग की जाती है, ओहो सेवरेज डालना तो भूल गए, अब ये मसला हो गया, अब वो मसला हो गया, तो दोबारा से रोड्स जो हैं वो तोड़ दी जाती हैं और फिर शहरियों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से बताइएगा कि अभी तक इसके ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा जो सियासतदान हमारे आते हैं या हमारे अभी क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से भी कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, काफ़ी लोग जो है वो काम भी कर रहे हैं। इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन, इसका अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ये सब्ज बाग दिखाने का एक वो तो मतलब आपका एक होता है ना कि आए आपको दावे करेंगे, नारे लगाएंगे तो बहुत सारे लोग। अच्छा, कल बिलावल भुट्टो साहब भी आए हुए थे और बहुत सारे कारकुन जो है वो इकट्ठे भी हुए थे, तो लोग बहुत दावे करके चले जाते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अब आवाम को थोड़ा बेवकूफ़ बनाना मेरे ख्याल में मुश्किल सी बात है। अवाम भी हम ही हैं, क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ऑप्शन सियासतदानों के नारे लगाने के अलावा। लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का भी बड़ा रोल आ जाता है। अच्छा, ये स्टोरी जो है रोड्स जो हैं, मुल्तान की सड़कें जो हैं, इनको शामिल इसलिए किया गया है क्योंकि इन दिनों दौरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी। फलां रोड पर फलां अफसर का दौरा, फलां रोड पर फलां टीम की चेकिंग, फलां वज़ीर आला, फलां वज़ीर आज़म का इस चीज़ का नोटिस। तो इतने जो विजिट्स हो रहे हैं लेकिन प्रोग्रेस जो है वो ज़ीरो है। अब अगर यही इलेक्शन कैंपेन और सब्ज़ बाग की बात कर लें, कुछ माह पहले वज़ीर आला, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, सईद मोहसिन रज़ा नकवी मुल्तान आए और उन्होंने नवाबपुर रोड का एक नोटिस लिया। कमिश्नर ने कहा कि नवाबपुर रोड का बड़ा इशू है, उसके फंड्स का ऐलान हुआ और वो आज तक मेरे ख्याल में काफी उसको साल होने वाले, बल्कि साल से भी ज्यादा फंड्स का ऐलान हुआ। तो आप दूसरे दिन चेक करें, उन जमातों के नाम नहीं लेने चाहिए, वो एक जमात निकलती है, अपने कारकुनों को एक स्पीकर देते हैं और एक ट्रॉले में बिठाते हैं और पूरे नवाबपुर रोड पर ऐलान करवाते हैं कि आपका ये मसला हमारी जमात ने हल करवा दिया है। उसी दिन शाम को एक और जमात आती है और वो भी स्पीकर पकड़े जोर जोर से ऐलान कर रहे हैं कि जी नवाबपुर रोड का ये मसला जो है, अब ये फंड्स का ऐलान हो गया है, ये हमारी काबिशों से है, अब ये मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है जी, आवाम बड़ी खुश, ये आवाज़ जो है हर घर तक भी जा रही है, हर दुकान तक भी जा रही है, चलते फिरते लोगों में ये ऐलान हो गया अब नवाबपुर रोड बनेगा। 3-4 माह गुजर गए हैं, नवाबपुर रोड पर तो कमिश्नर के, असिस्टेंट कमिश्नर का भी उधर से गुजर बसर नहीं हो, वैसे का वैसे ही पड़ा है। अब फिर दोबारा नवाबपुर रोड की थोड़ी सी किस्मत जागी, वज़ीर आला साहब मौजूद थे। परसों रात को अचानक उन्होंने रुख जो है वो नवाबपुर रोड का कर लिया और नवाबपुर रोड बहुत तेजी दिखाई है मुझसे नकवी साहब, तो आजकल फुल स्पीडी के साथ जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो अभी में ये है कि हमारे यहाँ 2 दिन के दौरे पर भी जो है उन्होंने जो है वो मुल्तान की तमाम मसाइल को देखा है और ये बड़ी बात है कि चलें वो एक जनूबी पंजाब पे इतना फोकस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ के क्या क्या इश्यूज हैं।
जिनको बेहतर किया जा सकता है, जिन पे काम करके जो है यहाँ के लोगों को रिलीफ मिल सकता है। तो ये एक अच्छी काविश है। ये वाहिद वज़ीर आला आए हैं जिन्होंने जनूबी पंजाब में आके रात गुजारी है, डेरे डाले बहुत सारे दौरे, उनके तो मोस्टली दौरे जनूबी पंजाब के ज्यादा। आप अस्पताल का देख लें, कल उनका शेड्यूल था कि वो कार्डियोलॉजी जाएंगे, किला कोना कासिम बाग जाएंगे, कैडेट कॉलेज जाएंगे, मुजफ्फरगढ़ चले जाएंगे। वो कार्डियोलॉजी अस्पताल में विजिट कर रहे हैं, अचानक ही पिछले दरवाजे से प्रेस क्लब में चले जाते हैं, उसका विजिट हो गया। वहां से अचानक ये शहबाज शरीफ हॉस्पिटल चले जाते हैं, उसका विजिट हो गया। फिर वहां से ये जाते हैं किला कोना कासिम बाग। अच्छा, उस रात की बात कर रहे हैं हम जिस रात नवाबपुर रोड पे गए हैं। अब वो कमिश्नर, वो सेक्रेटरी, वो सारा डिपार्टमेंट जो गाड़ियों से भी कभी उस रोड से नहीं गुजरे थे, उस दिन बेचारों को पैदल उस रोड से गुजरना पड़ रहा था। तो मेरे घर में एहसास हुआ होगा कितने कितने बड़े गड्ढे बन चुके हैं इस वक्त उस रोड की हालत ये है कि ऐसा लगता है कि यहाँ रोड कभी था ही नहीं, क्योंकि इर्द गिर्द की मार्केट्स वीरान हो गई हैं, कूड़ा क्रिकेट के वहाँ पे डेरे हैं और गड्ढे हैं सीवरेज के, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने फिर काफ़ी सर्जनिश भी की है ज़िले इंतज़ामिया की कि आप इस रोड की कम से कम तमीर शुरू करें। और वहाँ पे उन्होंने दुकानदार जो मौजूद थे उनसे भी जाके बात की। अब दुकानदार जो बेचारा तपा हुआ है, जिस पर रेंट्स का इतना कर्ज है, जिसकी दुकान नहीं चल रही, उस तरफ ग्राहक नहीं आ रहा, उसको तो वज़ीर आला मिल गया दुख सुनाने के लिए। जैसे वज़ीर आला सामने थे उसने सारे दुख सुनाए, सारे रोड की वजह से ये मसाइल हो गए हैं। चलो कोई तो हुक्मरान जो है वो बराह रास्त अवाम के मसाइल सुन के गया। तो अब उम्मीद एक लग गई है कि नवाबपुर रोड पर जल्द काम शुरू हो सकेगा। जिस तरह कैडेट कॉलेज 14 साल बाद दोबारा बनने जा रहा है, इसी तरह उम्मीद करते हैं कि ये अब मुकम्मल हो जाए प्रोजेक्ट। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है महकमा हायर एजुकेशन के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि उस डिपार्टमेंट पंजाब के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके हवाले से बताइएगा कि उसमें अभी जो तालीमी मयार है वो उस तरीके से नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, शुरू में जब हम ये स्टोरी डिस्कस कर रहे थे कि इंटरमीडिएट में तलबा का रुझान क्या है, उसमें ये बात की थी कि अगर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं वो अपने नाम के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह तो कर रहे हैं लाखों का बड़े बड़े, लेकिन स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, जो एक स्टूडेंट डिग्री लेके जा रहा है उसकी क्या हालत है, वो वहीं की वहीं खड़ी है। अब कई ऐसे स्कूल्स के प्रिंसिपल से भी हमारी बात होती है, उनके अफसरान से भी बात होती है, स्टूडेंट से भी जाके हम मिलते हैं। अब मैंने मुल्तान के ऐसे कॉलेजेस हैं, आप यकीन करें वहाँ कैंटीन्स नहीं हैं, कैंटीन्स जो हैं वो बंद पड़ी हैं। कैंटीन की इमारत जो है वो वैसे खंडर बनी हुई है और स्टूडेंट्स वहाँ पे कोई 1000 एक स्टूडेंट पढ़ रहा है। अब वो 1000 का 1000 स्टूडेंट जो है वो खाने पीने की अशिया जो है वो या तो एक पुराने ज़माने की तरह गवर्नमेंट स्कूल का या तो घर से लाएगा, या फिर ब्रेक टाइम वो कॉलेज से बाहर जाने पर मजबूर होगा, ठीक है, या फिर वो सारा दिन वहाँ पे मुश्किल से गुजारा करेंगे। ये तो कैंटीन की सूरत हाल है। अब कई कॉलेजेस मुल्तान के ऐसे हैं जो को कर दिए गए हैं, लड़कियों और लड़कों की पढ़ाई इकट्ठी हो गई क्योंकि BS प्रोग्राम्स वहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं, तो इसलिए भी स्टूडेंट्स को कैंटीन के हवाले से मुश्किल का सामना है। फिर कॉलेजेस के अंदर बसें खड़ी हैं, बड़ी बड़ी महंगी बसेज कॉलेज में खड़ी हैं, लेकिन वो अब चल नहीं सकती। फ्यूल इतना महंगा है, वो उस तरीके से इनके पास प्लानिंग नहीं है कि कौन से रूट पर भेजी जाए। अगर इनसे सवाल कर दो कि सर आपके कॉलेज के फलां हिस्से में 2 बसेस खड़ी हैं, इतनी लागत की बसेस हैं, इतने आपके फंड हैं, स्टूडेंट से आप इतनी ट्रांसपोर्ट के नाम पर फीस ले रहे हैं, क्या वजह है कि वो बस स्टूडेंट्स को घर से कॉलेज तक क्यों नहीं ला रही, वो वहीं क्यों खड़े? वो जी हमारे पास प्लानिंग नहीं है, अभी हम कर रहे हैं, फ्यूल बहुत महंगा हो गया, उस तरीके से हम फीस नहीं ले रहे, तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी वहीं का वहीं फ्लॉप हुआ है। इनकी अगर मेडिकल लेबॉर्ट्रीज में चले जाएं, वो पुराने हालात पड़े हैं जिनको जंग लगी पड़ी है, और जो इनके जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको जाले लगे पड़े हैं, केमिकल्स अवेलेबल नहीं है, सारे एक्सपायर हो चुके हैं, मशीनरी जो है वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब हो रही है, उस तरीके से भी काम नहीं हो रहा। ये वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटी देती हैं, उस पर तो काम हो नहीं रहा। लेकिन एक एजुकेशन का सेक्रेटरी जो है वो हायर एजुकेशन का, और जो बाहर के लोग जो फंड करते हैं, ये सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर तो चीज़ें चली जाती हैं जी, फलां सेक्रेटरी ने आकर ये इवेंट करा दिया, फलां सेक्रेटरी ने आकर ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। भाई आपका स्टूडेंट तो वही टूटी चेयर पर बैठा है और वही पुराने ब्लैक बोर्ड उसके सामने खड़े हैं। अब ये आप देख लें, पिछले दिनों इन्होंने महफिल मुशायरा करवाया, आर्ट्स काउंसिल में बहुत अच्छी बात थी, महफिल मुशायरा करवाया, जनूबी पंजाब के हर ज़िले से, हर शहर से इन्होंने शोरा बुलाए हैं, उन्होंने अपना टैलेंट जो है वो यहाँ पे दिखाने का उनको मौका मिला है, बड़ी अच्छी शायरी पेश की गई है। रात के 12 बजे तक ये इवेंट जो है वो जारी रहा है। मुल्तान के जितने भी तालीमी शख्सियात हैं वो वहाँ पे मौजूद थी। इसी तरह एक प्रोजेक्ट इनका स्टार्ट हुआ था कि हर कॉलेज के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स जो लिखते हैं, जो मजमून लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं और नात खानी इस तरह की चीज़ें करते हैं,
हफ्तावार अदबी बैठक करवाई जाएगी। अब उसके लिए पैसे भी इकट्ठे, इन्होंने फंड वगैरह भी रखवाए होंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन वो अदबी बैठक कहीं भी होती नजर नहीं आई। अदबी बैठक में बैठा कौन होता है? इनके अपने अफसरान बैठे होते हैं, चंद मशहूर शहर के शोरा बैठे होते हैं। स्टूडेंट कहाँ गया आपका? वो जिसके नाम पर आप सरकार से फंड लेते हैं, वो स्टूडेंट जो आपको फीस देता है, उसकी जो शायरी है, उसने जो शायर बनना था, उसने जो नात खां बनना था, उसने जो अपने कोई कुछ तख्लीकी सलाहियतों को उभारना था, वो तो उस टाइम घर बैठा सो रहा है। आप उसके नाम पर इतने फंड लेकर आप इतने मुशायरे करवा रहे हैं, इतनी आप अदबी बैठक के नाम से आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, शजरकारी के नाम से आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। आपके स्टूडेंट का तलीमी मयार कहाँ जा रहा है? उसको इस चीज़ का बिल्कुल कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। तो यहाँ ये बड़ी एक अहम ज़रूरत है, ये हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी होगी कि ये जो अफसरान या सियासतदान अपने नाम की तख्ती के लिए लाखों करोड़ों लगा देते हैं, वो अपने नाम से थोड़ा हटके स्टूडेंट की तरफ भी आएँ, स्टूडेंट्स के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर करें। तो इस वक्त मुल्तान कॉलेज में ये बड़ा मसला चल रहा है, कॉलेज स्टूडेंट्स की तरफ नहीं तवज्जो दी जा रही, बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो उनके नाम को रोशन करें उसकी तरफ तवज्जो दी जा रही। जिस तरह आप शहबाज शरीफ को चेक कर लें, जाते जाते कितने प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह कर गए। वजह सिर्फ क्या है कि हमारा एक नाम चलता रहेगा जी, ये शहबाज शरीफ ने शुरू किया था। वो तो जाहिर सी बात है कि हम ओवरऑल देखें तो कि बहुत टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं कि जब भी हुकूमत ने आना हो और जब वो हुकूमत में हो तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, और जब हुकूमत जाने वाली है तो बहुत सारी इस तरह चीज़ें करके जाते हैं जिससे लोगों को ये लगता है कि जी ओहो इन्होंने तो बहुत काम कर दिए, इन्होंने तो। अभी मैं जब भी हमारे पास सियासतदान आते हैं तो हमेशा हमारी उन चीज़ों पे बहस होती है कि आप लोगों ने जो इतने अरसे हुकूमत की और आपने जो काम किए, आज तक हम उन मसाइल से, मेरे ख्याल में आज तो हम ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहे हैं। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, आपका तालीमी मयार आपका कहाँ खड़ा है, आपके नौजवान यहाँ से मूव कर रहे हैं। फिर सेकेंडली हम यहाँ पर देखें तो आपकी इलाज कितना महंगा हो गया है लोगों के लिए। अब जिस तरह बिजली के बिल आए और उसके बाद अभी तक हम डेली इस पे बात भी करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिस टाइम हर घर का है, हम खुद भी फेस कर रहे हैं कि आपके बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, आपकी उसमें बजाय आपको रिलीफ मिलने के आपको उसमें ज़्यादा आपका जो है वो मुसलसल चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि उसमें भी मज़ीद अब इजाफा 1 रुपया कुछ पैसे जो है वो कर दिया गया है। तो अवाम जो है वो कहाँ जाए? एक बेरोज़गारी है, नौजवान हमारे जो हैं वो बेचारे परेशान हैं, फिर हम देख रहे हैं क्राइम हमारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इतने सारे मसाइल इकट्ठे होके तो ये हमारे मुआशरती बिगाड़ जो पैदा होता है वो इसी वजह से होता है कि जब आपकी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रिलीफ ना मिल रहा हो, बंदे को सुकून नहीं मिल रहा हो, तो जब जहनी तौर पे आप सुकून में नहीं होंगे तो आप फिर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ नहीं बांटते, बल्कि हम एक दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। तो ये चीज़ें जब तक हमारी ठीक नहीं होंगी, शायद हमारे चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। इसके साथ ही शकील, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और बहुत सारे इश्यूज़ पर आज हमने डिस्कस भी किया, एजुकेशन पे भी और डिफरेंट हमारी जो चीज़ें पंजाब फूड अथॉरिटी के और खाने पीने के शें। अच्छा भी शकील हमारे साथ हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ही सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी आया, वो भी हम जो है शकील से जान लेते हैं। शकील, क्या रिजल्ट आया है? कितने फीसद जो तलबा हैं वो इसमें पास हुए? ये अभी आदाद शुमार हमारे पास पहुंच रहे हैं। आज तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, आज उनका रिजल्ट जो है वो 12वीं का अनाउंस होना था, 10 बजे अनाउंस किया गया है। और आज मुल्तान की हम आदाद शुमार की बात कर लेते हैं, जिसमें कामयाब होने वाले तुलबा की तादाद जो है वो इस दफ़ा 44,541 रही है। मजमूई तौर पर जो पासिंग रेट है वो 59.68% रहा है, 59%। पता नहीं ये कब 70-80% तक जाएगा। ये पासिंग रेट है। जितने भी हमारा 9th का रिजल्ट आता है, 10th का आता है, ये पिछली दफ़ा 9th का तो बेहतर आया था और इस दफ़ा 12वीं का 59% आया। और 12वीं का जो स्टूडेंट मैट्रिक में एडमिशन लेकर मैट्रिक का जो रिजल्ट है वो 90% लेके आ रहा है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो FSC में भी 90 लेके आए, तो वो उसका कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब इसी तरह जो मैट्रिक का रिजल्ट देखें वो फिर भी 70-80 तक जा रहा था मुल्तान बोर्ड का पासिंग रेट जो है, लेकिन उसका जो इंटरमीडिएट का है वो 59% है। और जो टोटल तुलबा ने दाखिला भेजा था वो कहीं 12,000 के जो है वो करीब थे। अब अगर इसमें मुख्तलिफ तुलबा हैं, मुख्तलिफ ग्रेड्स भी थे, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स भी थे,
उस हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जो प्री मेडिकल ग्रुप में जो मजमूई तौर पर तलबा थे जिन्होंने बायो रखकर अपनी एफएससी कंप्लीट की है, उनकी जो पासिंग वाली शरह है वो 79% रही है। उसके साथ जो जिन्होंने मैथ रखकर प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ था उनकी 72% रही है। दोनों में एक बड़ा फ़र्क है। उसके साथ जो जनरल साइंस ग्रुप है उसमें 49% शरह रही है। लेकिन अभी पोजीशन होल्डर्स का तयन नहीं हुआ। मुल्तान बोर्ड अब पहले पोजीशन होल्डर्स बता देता था कि सबसे ज़्यादा पोजीशन इतने स्टूडेंट्स की आई है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स हैं। ये कॉलेजेस जो हैं वो खुद इस चीज़ को देखते हैं। रिजल्ट गैजेट, स्टैटिस्टिकल डाटा और ये प्रेस रिलीज जो है वो उन्होंने जारी कर दी है। कुछ ही देर में ये जो कॉलेजेस हैं खुद इस चीज़ को सर्च करके ये बता देंगे कि किस कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं। तो देखते हैं, मैट्रिक में तो 1090, 1093 टच कर गए थे स्टूडेंट्स। 12वीं में देखते हैं कि 1080, 90 और इसकी रेंज में आते हैं या नहीं आते। कुछ ही देर में ये चीज़ें भी अनाउंस हो जाएंगी। सही, चलें जी, देखते हैं। और बेस्ट विशेस तो हमेशा हम कहते ही हैं तुलबा के लिए। बहुत शुक्रिया शकील आपका, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी करीम हैदर, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स ट्रेनर भी हैं, स्टूडेंट ट्रेनर भी हैं और इसके साथ साथ पेरेंटिंग कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी फसी खाकवानी, आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं ओवरसीज सोसाइटी के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है कलीम साहब के साथ, आज हम बात करेंगे बच्चों की तरबियत के हवाले से। स्पेशली हमारा बहुत सारे प्रोग्राम्स में हमेशा बात होती है कि हमारे बच्चों में आजकल देखते हैं तरबियत का फुकदान है, तो बच्चों की तरबियत कैसी की जाए और पेरेंट्स जो हैं स्पेशली उनको क्या करना चाहिए, टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, इस हवाले से तमाम चीज़ें डिस्कस होंगी। और साथ ही आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइलों को जो है उन पे बात करेंगे कि वहाँ उनको क्या क्या मसाइल देखने पड़ते हैं जब पाकिस्तान से जाते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या मसाइल हैं, और जब वहाँ किसी भी मुल्क में पहुँचते हैं तो वहाँ उनको कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से बातचीत होगी। करीम साहब, सबसे पहले तो हम बच्चों की तरबियत के हवाले से बात कर लेते हैं कि इस टाइम जो सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो ये आती है कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए। बच्चों की पहले तो मैं मैडम आपको बताता हूँ कि मैं इस फील्ड में इसको क्यों फोकस करना चाह रहा हूँ। जब पाकिस्तान में कोरोना की लहर आई थी तो बच्चे घर में बैठने की वजह से ना स्क्रीन एडिक्टेड हो गए थे, मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल, टीवी का बेतहाशा इस्तेमाल। तो बच्चों में चिड़चिड़ापन, और कोरोना के बाद जब स्कूल रीओपन हुए हैं तो पेरेंट्स की बेतहाशा शिकायत के बाद मेरा फोकस जो है इस तरफ बढ़ा। फिर आप जानती हैं कि मैं एक टीचर हूँ और टीचर ट्रेनर भी हूँ और पेरेंटिंग कोच भी हूँ। तो ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो टीचर्स तक और पेरेंट्स तक कन्वे करूं कि किस तरह से बच्चों की अच्छी तालीम के साथ साथ जो है वो बेहतर तरबियत की जा सके। तो तरबियत में मिसाल के तौर पर अगर हम कोई अदब, कोई अखलाक, कोई रवैया, कोई भी चीज़ अगर हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, अमूमन देखने में आया है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, डायरेक्टर भी हूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, तो टीचर अक्सर शिकायत करती हैं कि मैं तो समझाती हूँ, अब बच्चे ना समझें तो मैं क्या करूँ, मैं तो पढ़ाती हूँ। इसी तरह से पेरेंट्स भी अक्सर शिकायत करते हैं, हम तो समझाते हैं, हम तो बच्चों से प्यार करते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, अब बच्चे ही ना सुने तो हम क्या करें। तो इस हवाले से मैं पेरेंट्स के बारे में और टीचर्स के बारे में ये कहता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स को पढ़ाना ही नहीं आता, उनको समझाना ही नहीं आता। तो कोई भी चीज़, कोई रवैया, कोई आदत जो आप बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं, कोई चीज़ आप सिखाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ वो 4 स्टेप्स हैं। तो अगर पेरेंट्स और टीचर इन 4 स्टेप्स पे अमल कर लें तो वो जो शिकायत है कि बच्चे सुनते ही नहीं, वो पेरेंट्स की और टीचर्स की ये शिकायत दूर हो जाएगी। अच्छा, वो 4 स्टेप्स हैं क्या? पहला स्टेप है डू इट फॉर देम, उनको करके दिखाएं। इन मिसाल के तौर पर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे नमाज पढ़ें, वो बच्चों को नसीहत करते हैं कि बेटा नमाज पढ़ना अच्छी बात है, नमाज
मुसलमानों पर फ़र्ज है, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा, तो बच्चे नसीहत से नहीं अमल करेंगे। यानी आप प्रैक्टिकली आपको जो है वो जब आप उसको करके दिखाएंगे, क्योंकि जो तरबियत का कानून है, तरबियत का जो सबसे अहम असूल है वो यही है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं या करते दिखाई देते हैं। तो बच्चे जाहिर सी बात है, हाँ, आपको फॉलो कर रहे होते हैं, स्पेशली हाँ, चाहे पेरेंट्स हो गए चाहे टीचर्स हो गए। हाँ। अच्छा, जाहिर सी बात है टीचर्स जब स्कूल जाते हैं तो वो टीचर्स को देखते हैं, तो उनके लिए तो रोल मॉडल ही टीचर होता है, या पेरेंट्स हैं, हाँ टीचर होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी पेरेंट्स एक्टिविटी करेंगे या टीचर्स जिस तरह से एक्टिविटीज उनकी होंगी और जिस तरह देखेंगे तो वो उन्हीं को ही फॉलो करेंगे। तो ये मुआशरे में हम समझते हैं पेरेंट्स और टीचर्स दोनों जो है वो अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। पहला जो स्टेप मैंने बताया, डू इट फॉर देम। सेकंड स्टेप है डू इट विद देम। जैसे वो नमाज वाली मिसाल दी है, आप घर पे नमाज पढ़ते हैं, वालदा नमाज पढ़ती हैं, दादा अबू पढ़ते हैं, दादी अम्मा पढ़ती हैं, और वालिद साहब ऑफिस से जब घर वापस आते हैं वो घर में नमाज पढ़ते हैं, ये मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं। बच्चा देखता है कि ये ऐसा शायद अच्छा अमल है या ऐसा अमल है जिसको सब करें तो ये अच्छा है, मुझे भी ये अपनाना चाहिए। वो देखता है तो उसको कॉपी करेगा वो। यानी वही असूल वाली बात है कि जो आप करेंगे बच्चा उसी को जो है वो अडॉप्ट करता है। अच्छा, पहला स्टेप आपने सिखा दिया, उनको करके दिखा दिया। सेकंड स्टेप है डू इट विद देम, आप उनके साथ मिलके करेंगे। थर्ड स्टेप है वॉच व्हाइल दे आर डूइंग, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे जब वो करें। अगर वो कहीं भूल जाते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो अगेन आप स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे, ना कि आप हाइपर हो जाएंगे। कितनी दफ़ा मैं आपको समझाऊं, एक दफ़ा में आपको बात समझ नहीं आती, ऐसे कुछ खवातीन वो आ जाता है, गुस्सा आपके नेचुरल है कि अगर कोई आपकी बात ना भी मान रहा हो ना तो आपको फौरन आप उसका रिएक्शन देते हैं। तो अगर इन 4 स्टेप्स पे अमल करें तो वो जो पेरेंट्स की शिकायत है ना, बच्चे नहीं सुनते, वो दूर हो जाएगी। पहला स्टेप मैंने बताया डू इट फॉर देम, सेकंड मैंने बताया डू इट विद देम, थर्ड मैंने बताया वॉच व्हाइल दे आर डूइंग, जब वो कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। अगर कहीं गलती करते हैं आपने स्टेप 1 से आपने रिपीट करना है, जब तक के चारों स्टेप्स जो हैं वो पूरे नहीं हो जाते। और इसमें जो चौथा स्टेप है, वो चौथा स्टेप ये है कि लेट देम डू इट देमसेल्फ, उनको खुद से फिर करने दें। इस तरह से जब आप 4 स्टेप से कोई रवैया, कोई अखलाक, कोई अदब, कोई हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं तो बहुत सारे मसाइल जो हैं, बहुत सारी शिकायत जो हैं वो पेरेंट्स की दूर हो जाती है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की। ये चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं, जिस आप कह रहे थे कि बच्चे को आपने तरबियत की तरफ लाना है, अदब की तरफ लाना है, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं, इसके साथ ही जो है फसी से भी जानेंगे। फसी, सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे ना, आपने जब स्टार्ट किया आपको क्या मसाइल जो है वो देखने पड़े, फिर वहाँ की आपको चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम इनसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग योर शो। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जब हम यहाँ से जाते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमारा जो कांटेक्ट होता है, डील हमने करना होता है एजेंट हजरात से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मैं मोर देन 7 years आई एम वर्किंग देयर इन सऊदी अरेबिया। तो मैं ये चाहता था कि इस पर बात की जाए कि जो एजेंट्स होते हैं उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ। यानी कि एजेंट अपने मुंह मांगे दाम और रेट लगाते हैं, ऐसे ही है, और वो आपकी मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये जब पाकिस्तान से निकलने लगते हैं उस वक्त ये फर्स्ट चैलेंज है हमारा। हाँ। अब आप ये देखें, एक उसमें भी आपको जो है पहले आपको ये ढूंढना पड़ता है, यार ये ऑथेंटिक ये एजेंट है, एग्जैक्टली क्या ये कहीं हमारे साथ फ्रॉड, हाँ फ्रॉड तो नहीं कर जाएगा, ये काबिल एतमाद है इसके पर, क्योंकि आप जाहिर सी बात है हमारे यहाँ से जब किसी दूसरे मुल्क के लिए जाना पड़ता है तो आपके पास जो है वो अच्छी खासी रकम होना पड़ती है, फिर आप जब उसको पे करते हैं फिर आगे वीजे के लिए बहुत सारे लंबा जो है ना ये प्रोसीजर है। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे ही होता है। सबसे पहले आपने वो ट्रस्ट वर्दी बंदा ढूंढना है, ठीक है। हाँ। और वो अगर आपको मिल जाता है, कितने आपने वो गारंटी दे के और रेफरेंस से आप किसी तरह उस तक पहुंच जाते हो, ऐसे ही। लेकिन उसके बाद फिर वो आपकी मजबूरी से फायदा उठाता है। आप ऑलरेडी बेरोजगार होते हो, परेशान होते हो, और जिस तरह का हमारा एनवायरमेंट है तो आप, लेकिन उसके अंदर वो आपसे आपकी उस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। साइकी समझ जाते हैं ना कि अगला बंदा क्या। मेरे ऐसे दोस्त हैं जो यहाँ से गए और वो एजेंट हजरात के थ्रू गए, लेकिन वो वहाँ पर फुटपाथ पे सोए वहाँ पे। एक मेरा दोस्त था, वो वहाँ मस्कत की तरफ, उस तरफ कंट्रीज में गए हैं, तो वहाँ पर उनका कोई वली वारिस नहीं बना। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, तो इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस अगर हो, अब एजेंट आपको भेज देता है आगे, जो आपको वो सैलरीज बताता है,
जो वो उसने आपको बेनिफिट्स कंपनी के सब बताए होते हैं वो समटाइम वहाँ पे नहीं होते। क्योंकि हमें पता नहीं ना, अब जैसे हम मोस्टली देखें तो आप रोजगार के सिलसिले में आप सऊदी अरब जाते हैं, दुबई जाते हैं, मस्कत हो गया, ओमान हो गया, अब इन साइड पे ज्यादा रुख करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ से पाकिस्तानी ज्यादा इसी मिडिल ईस्ट, बिल्कुल मिडिल ईस्ट तो हमें तो नहीं पता कि वहाँ की जो कंपनी जहाँ से वीजा हमें मिल रहा है आया वो ये तमाम फैसिलिटीज दे रही है जो हमें बताई जा रही हैं, और हम कंफर्म भी नहीं कर सकते उस कंपनी से, तो ये भी मसाइल है। तो बस वही आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करना होता है। हाँ, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपने करना है उसके ऊपर ट्रस्ट। और सऊदीया वाली तरफ तो एक और भी ये चीज, एक और भी इनके पास पॉइंट है, ये हमें ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल, हज और उम्रा के नाम पे। अच्छा, कि यार तुम वहां जा रहे हो, 4 पैसे ऊपर भर के जा रहे हो, लेकिन तुम वहां हज उम्रा करोगे तुम्हारे पैसे पूरे हो जाएंगे। इस पर हमें इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। हाँ। जो कि ये मैं इससे गुजर चुका हूँ। सही। तो फिर उस पर आप बस किसी भी तरह करते हो कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके वहां भेज देते हैं। हाँ। तो फिर सम टाइम ऐसे आपको वहां पे फेस करना पड़ता है चैलेंजेस कि आपको वो चीज ही वहां नहीं मिलती। अच्छा, आपने क्या फेस किए? मैं यही चाह रही थी ना कि ताकि तमाम जितने में हमारे व्यूअर्स हैं, बिल्कुल, जो मुझे वहाँ पे पोजीशन बताई गई, जिस पोजीशन पर मुझे वहाँ पर भेजा गया था, मुझे वो पोजीशन नहीं मिली। सही, ठीक है। तो पहले 1 साल 6 मंथ्स टू 1 ईयर मुझे वो पोजीशन नहीं मिली, उसके बाद मुझे वो पोजीशन मिली। तो ये मेरा एक चैलेंज था। उसके बाद जितने पैसे मैं यहाँ देकर गया था वो उतने पैसे वहाँ नहीं थे। अच्छा, क्योंकि हम वहाँ एक हमारी एजेंसी में इंटरव्यू हुआ था, तो उस इंटरव्यूअर ने हमें बताया था कि ये वीजा इस पर इतना खर्चा आ रहा है आएगा, लेकिन मेरा एजेंट चूंकि मैं मुल्तान से था तो इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा गारंटर हूँ, तुम्हारा पैसा जो है ना उसका मैं गारंटर हूँ, तुम उसके ऊपर ट्रस्ट ना करो, वो दूसरी एजेंसी है। अच्छा। तो तुम अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो फिर तुम इसको ना देखो कि मैं तुमसे पैसा कितना चार्ज कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मार्केटिंग भी तो बहुत ज्यादा है ना। तो अब मैं जब मैं लाहौर की एक एजेंसी में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उस इंटरव्यूअर ने हमें बताया कि ये वीजा इस पर इतनी लागत, इतना खर्चा है, लेकिन मुझे वहां पे पता लग गया। लेकिन मैं अब क्या कर सकता था, क्योंकि मेरा तो मुल्तान वाले एजेंट के थ्रू वहां से मैं गया था, उसने रेफर किया था। तो मैंने फिर वही सब कुछ उसकी बात मानी, मैं वहां गया। तो सैलरी तो वही बताई उन्होंने, लेकिन पोजीशन जो मुझे बताई कि जिस पोजीशन पे आप रिक्रूट हो रहे हो वो नहीं थी। सही। तो एक ये चैलेंज हुआ। और बाद में उसके बाद दूसरे चैलेंजेस है कि आपको वहां पे कोई भी इश्यू होता है तो आप कुछ वहां नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंपनी फिर आपको वो करती है कि जी आप पर हमने इतना खर्चा किया हुआ है, हम आपको वापस तो नहीं जाने देते। सही। तो वहाँ से फिर हमें कंपनी की भी सुननी पड़ती है। वहाँ से हम पीछे बैक एजेंट से कांटेक्ट करते हैं, तो एजेंट कहते हैं जी अब तुम चले गए हो, अब हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं कि आप समटाइम बहुत परेशान होते हो कि अब आप क्या करो, पीछे भी नहीं आ सकते हो। हाँ, आप इतना पे करके आए हुए होते हो, यहाँ से आप उधार उठा के किसी तरह इकट्ठा करके पैसा आप जाते हो वहाँ पे, और आगे जाके आपका कोई जो है ना वो वहाँ पे इस तरह के अगर मामलात होते हैं तो इस तरह के चैलेंजेस हैं। आपको वो सैलरी उस तरह नहीं मिलती। आपको मुझे जो था कि सैलरी वही थी, लेकिन मेरी पोजीशन चेंज थी। और फिर जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट बताया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट वैसा नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था, मुझे यहाँ पे 1 साल का बताया। इस तरह की कुछ चीजें थी। तो यहाँ पर ये एजेंट लोग कुछ आपको ज्यादा फिर आप वहाँ चले जाते हैं, फिर आपको खुद के एक तो परेशान होते हैं कि ना तो आपके फैमिली मेंबर कोई आपके साथ होता है, ना कोई इस तरह का दोस्त रिश्तेदार कोई वहाँ पर आपकी हेल्प के लिए होता है। मतलब सम टाइम तो ये होता है कि जो आपके जानने वाले होते हैं, आप पहुंचे तो आप उनसे कांटेक्ट करें तो वो भी मुंह मोड़ लेते हैं। बिल्कुल। मतलब इस तरह के मसाइल भी देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वाकई हम ये तो कहते हैं यहाँ से हमने मूव करना है, यहाँ बाहर जाएंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, आपका फ्यूचर सेव हो जाएगा, बट वहाँ जाके आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, और आपको सेटल होते होते भी आपको कई साल लग जाते हैं। तो आप बहुत सारे सालों के बाद किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ जी अब हम सिक्योर हैं, या हम जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गए। तो ये बहुत सारी मुश्किलात हैं कि बाहर के मुल्क जब लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ से तो बहुत अच्छा सोच के जा रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही होती हैं। कितने हम यहाँ से जो गैर कानूनी तरीके से भी लोग जा रहे होते हैं, और एजेंट्स कितना उनके साथ जो है पैसे भी बटोरते हैं, और उसके बाद वो बेचारे जो हैं वो किसी हाल में भी नहीं होते। या तो पता चलता है कि या तो उनकी डेथ हो जाती है, या फिर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है, या फिर वो लोग जेलों में होते हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली आपने देखा ना वो एक कश्ती वाला एक वाकया हुआ, तो वो अब देखें इस तरह के वाकयात भी होते हैं। ये चूंकि मिडिल ईस्ट है, यूएई है, यहाँ के वीजे वगैरह आसानी से लग जाते हैं, और फिर ये करीब होता है, तो हम ये सोचते हैं कि यार ये चलो करीब है, वो यूरोप तो फिर बहुत दूर हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह के, लेकिन यहाँ पर दूसरे मसाइल हैं। वहाँ पर वो इलीगल जाते हैं,
यहाँ से हम जाते तो लीगल हैं, हाँ। लेकिन फिर ये जो दरमियान में एजेंट हजरात आ जाते हैं ना, इनके ऊपर कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस में समझता होना चाहिए कि ये जो बताएं हमें वैसा ही वहां पर हो। हाँ। और दूसरी बात हमारी जो है ना, जो मेन मैं समझता हूँ हमारी एम्बेसी, हमारी एम्बेसी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अब देखिए ना, अगर ऐसा मुझे कुछ इशू है, हाँ। तो मुझे पता हो यार मेरे पीछे मेरी एम्बेसी खड़ी है, हाँ। मैं अपनी एम्बेसी में एक कंप्लेन करूं कि भाई मुझे ये बताया गया है, ये एजेंट है, उसका ये एजेंसी नंबर और ये वहां का उसका नंबर है ऑफिस का, बैलेंस ही नहीं होगा ना, मुझे ये बताया गया, मैं ये अब मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करूं? हाँ। तो एटलीस्ट वो अगर मेरी बैक पे हो तो मुझे सपोर्ट काफी मिलेगी, जहाँ पे मेरे रिलेटिव्स भी नहीं है, लेकिन मेरा अगर एम्बेसी मेरी वहाँ खड़ी है तो मुझे वो मसाइल नहीं होंगे। एज कम्पेयर टू मैं आपको ये बता दूं, वहाँ पे हमारे साथ फिलीपींस लोग काम करते हैं। हाँ। तो फिलीपींस की एम्बेसी बहुत पावरफुल एम्बेसी है। तो यही आप देखें, अब मैं खुद दुबई जब गई तो वहाँ पे आपको ज्यादा फिलिपीनीज नजर आई। अच्छा पाकिस्तानी है, लेकिन वहाँ के पाकिस्तानियों को उस तरीके से अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता, हालांकि काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि वहाँ हमारे पाकिस्तानियों को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। अच्छा इंडियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, तो इंडियंस को, क्योंकि वो लोग काम भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंडियंस बहुत तादाद में है वहाँ पर, तो इंडियंस को जिस तरीके से वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरह उनकी रिस्पेक्ट का ख्याल रखा जाता है, इस तरह पाकिस्तानियों का वो मोस्टली होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, कुछ हमारी भी वैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो लोग उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, और वो फिर ये होता है कि कुछ लोगों की वजह से फिर बाकी दीगर लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, ऐसे लोग तो होते सऊदी हैं। अरब में भी इसी तरह के, पहले जिस तरह पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा वहाँ पर काम के हवाले से रोज़गार के मौके बहुत मिलते थे, तो लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में, कितने पाकिस्तानी यहाँ से मूव करके सऊदी अरब जो है वो सेटल हुए। तो ये है कि चीज़ें हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की, स्पेशली एम्बेसी की जिस तरह आपने बात की, तो वाकई हमारे मसाइलों को उस तरह कभी जो है वो तरजीह नहीं दी गई कि कभी उन लोगों को देखा जाए कि उनको क्या मसाइल हैं वहाँ पर, या उनकी उस तरीके से मसाइलों को हल करने की बातें तो होती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि वहाँ पर आप जिस तरह बता रही हैं कि कुछ पाकिस्तानियों की वजह से ये उनके भी मामला खराब होते हैं, लेकिन वो इसलिए होते हैं कि आपको जब पता हो कि आपकी बैग पे कोई नहीं है, आपकी अपनी एम्बेसी नहीं है, आपने खुद ही डील करना है इनके साथ। वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपको पता है आपके यहाँ कोई रिलेटिव भी नहीं है, आपकी एक एम्बेसी है, उससे भी आपको कोई सपोर्ट नहीं है, अब आपने खुद ही इनसे डील करना है। जबकि फिलीपींस को एटलीस्ट ये होता है कि वो उस तरह पाकिस्तानियों की तरह उनसे बहस नहीं करेंगे, वो सीधा वो कंप्लेन करेंगे अपनी एम्बेसी में, और उनकी एम्बेसी फिर आपको आंसर देगी। अच्छा, क्योंकि हमारी तमाम चीजें इतनी ओपन हो जाती हैं, जो हमारी सियासी सूरत हाल चल रही है, या हमारी चीजें जिस तरीके से बाहर एक हमारा इमेज गया है बहुत, तो लोग वाकई ना वो बहुत ईजी लेते हैं, वो इतना होने के अच्छा यार कुछ हो भी गया तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर कौन सा इतना एक्शन ले लिया जाएगा कि हमारे, तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। ऐसी। अच्छा, मजीद भी आपसे जानते हैं, जिस तरह अभी हम बात करें कि जो एक छोटा बच्चा होता है, जैसे जाहिर सी बात है आपसे बात करूँ कि एक बच्चे की अवलीन जो दस्तगाह है वो जाहिर सी बात माँ की गोद है, फिर माँ की गोद के बाद ही आप स्कूल में भेजते हैं, तो जो 3-4 साल का बच्चा होता है, 5 साल का, उसके हवाले से बताइएगा, उसकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बड़ी कम होती है, तो उसकी तरबियत कैसे की जाए, उसको कैसे सिखाया जाए, क्योंकि ये एज होती है बच्चों की बड़ी, ऐसे बच्चे बड़े, आजकल के बच्चे तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव और बड़े टैलेंटेड और बड़े समझ वाले हैं, लेकिन उनको भी जाहिर सी बात है उनको तरबियत की तरफ लाना, अदब की तरफ लाना। तरबियत तो ज़रूरी है बच्चों की, और ये क्रिटिकल एज है पैदाइश से लेकर जो 7 साल की उम्र तक है। जो न्यू बॉर्न बेबी है ना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, न्यू बॉर्न बेबी एक न्यू ब्रांडेड कंप्यूटर की तरह का होता है। जैसे न्यू ब्रांडेड कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन, जो प्रोग्रामिंग उसमें इंस्टॉल होती है, वो कंप्यूटर, वो लैपटॉप या वो मोबाइल फ़ोन जो है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है या आउटपुट देता है। बिल्कुल इसी तरह से जो छोटा बच्चा है उसके दिमाग में जो इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल की जाएंगी, वो बच्चा जो है मैडम, वो बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है। ये जो एज है ना, ये इस एज को कहा जाता है, ये सबसे इफेक्टिव जो लर्निंग फेज है वो यही है, यानी पैदा होने से लेकर 7 साल की उम्र तक। ये छोटी उम्र का जो बच्चा है ये गीली मट्टी की तरह का होता है, इसको जिस सांचे में ढालना चाहें ढाल सकते हैं, और अगर वो हार्ड हो जाए तो फिर उसको मुख्तलिफ शेप्स में ढाला नहीं जा सकता। इसी तरह से हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं, पुख्ता हो जाते हैं तो फिर इस्लाह का जो इम्कान है वो कम हो जाता है। इसलिए ये क्रिटिकल एज है पैदाइश से लेकर 7 साल की उम्र तक।
अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इस एज में वाकई बच्चे जो सीख जाए ना फिर वो उनके जहन में बैठ जाता है जी। तो वो उसी को ही फॉलो करते जाते हैं। मतलब आप अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो उसी तरीके से पॉजिटिव उनका माइंड जाएगा। अगर हमारे यहाँ घरों में चीज़ें हमारी जिस तरह चल रही हों, माहौल जिस तरह का चल रहा हो, तो बच्चे उसी को ही अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो हम सम टाइम देखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, क्योंकि हर घर का अपना एक इशू भी चल रहे होते हैं, सम टाइम आपके घरेलू लड़ाई झगड़े भी हो तो बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, खौफ हो जाता है, बच्चे उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो ये चीज़ें, मसाइल भी हम देखते हैं कि फिर उन बच्चों की तरबियत करना जो है वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि टीचर्स भी बहुत एफर्ट कर रहे होते हैं, पेरेंट्स भी एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब बच्चों को इस तरह का माहौल दिया जाएगा तो बच्चे बड़े इस चीज़ को जो है वो फॉलो करते हैं। तो बच्चों की तरबियत का और उन बच्चों की स्पेशली जहनी मैं समझती हूँ उनकी तरबियत करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह तो हम बच्चों की बात करें कि इस एज में जो है वो बच्चे किस तरीके से उनकी तरबियत की जाए, क्योंकि उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो साइड से पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है। आजकल हम देखते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे ओवरऑल इश्यूज भी चल रहे हैं, हमारे इस टाइम जो मसाइल हैं, मुआशरती मसाइल बहुत सारे हैं, तो उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं पेरेंट्स का बर्ताव जो है वो अपने बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए? मैडम, ये जो आप पेरेंट्स के रोल की बात कर रही हैं, बच्चों की के जो आदत के बिगड़ने और संवरने में जो रोल है वो दोनों का है, पेरेंट्स का भी है और टीचर्स का भी है। बच्चे बुनियादी तौर पर जीनियस ही पैदा होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लक़द खलक़ना फ़ी आसान तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में डालकर पैदा किया। अब ये मेरे पास सेल फ़ोन है, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, इसमें ये फ़लाँ फ़ीचर है, फ़लाँ फ़ीचर है, फ़लाँ फ़ीचर है। इसका जो क्रिएटर है वो इंग्लिश मैन है या चाइनीज़ है, और जिसका क्रिएटर खुद रब्बुल आलमीन हो और वो जो तख्लीक है, वो जो इंसान है वो अशरफ है, तो उसमें तो कोई डिफेक्ट हो ही नहीं सकता। यानी कुरान पाक की रूह से भी इस दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा जीनियस है। इसी तरह से एक रिसर्च के मुताबिक ना 98% बच्चे जो हैं इस दुनिया में जीनियस पैदा होते हैं। उसमें से सिर्फ 2% जो बच्चे हैं 20 साल की उम्र तक अपने उस जीनियसपन को बरकरार रख पाते हैं, बाकी जो हैं वो खो देते हैं। वो 20 साल की उम्र तक वो जीनियसपन कैसे डैमेज हुआ, किसने डैमेज किया, मैं समझता हूँ बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर्स हैं बच्चे की सॉफ्टवेयर की छेड़छाड़ में, वो या तो घर का माहौल है या फिर स्कूल है। यानी बच्चे की आदत के बिगड़ने में जो मेजर रोल है या पेरेंट्स का है या फिर टीचर्स का है। तो इसलिए पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और जो उनके साथ उनका जो आपस में ताल्लुक़ है वो भी बेहतर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक बच्चा घर जाके पेरेंट्स को शिकायत करता है कि आज मुझे टीचर ने मारा है, और वालिद साहब जो हैं वो फ़ोन पे या स्कूल पहुंच के बगैर वेरिफिकेशन किए वो टीचर को सर्जनिश कर देते हैं। जब आप बच्चे के सामने टीचर को रेस्पेक्ट नहीं देते तो बच्चा भी फिर टीचर को रेस्पेक्ट नहीं देता। जब बच्चा टीचर को रेस्पेक्ट नहीं देगा तो फिर बच्चा सीख भी नहीं सकता। मतलब दोनों ओवरऑल हम देखें तो पेरेंट्स भी और टीचर्स भी, इन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है, और फिर इनकी स्पेशली इनका जो बिहेवियर है वो बच्चों के लिए बड़ा मैटर करता है। जी, ठीक हो गया। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँ, मैं अभी सर से डिस्कस कर रहा था ब्रेक में कि इनके जो रवैये होते हैं ना पेरेंट्स के, वो कैसे असरअंदाज होते हैं। वो कहते हैं अच्छे वालिदैन बनने के लिए ना पहले अच्छे मियाँ बीवी बनना ज़रूरी है, क्योंकि पहले आप मियाँ बीवी हैं और फिर वालिदैन आप बनते हैं। जब आप वालिदैन बन जाते हैं तो फिर अच्छे मियाँ बीवी बनना आप भूल जाते हैं। एक फ़र्ज़ करें, एक खातून जो हैं, बेगम साहिबा जो हैं, वो चाय लाने में देर कर देती हैं तो मियाँ जो हैं वो तैश में आ जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, और बेगम साहिबा की मेके जाने की अगर फरमाइश पूरी नहीं हुई तो फिर उन्होंने घर सर पे उठा लिया। ये जो बच्चों के लाशऊर में वो स्टोर हो रहे होते हैं, और फिर बहुत जल्द वो बच्चे उसका अमली मुजाहरा भी करते हैं। तो फिर पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे वो
बिगड़ रहे हैं, जबकि उनका कोई अब हक नहीं बनता, क्योंकि बच्चों को बदलने के लिए जरूरी है कि पहले वो खुद को बदलें। बिल्कुल ऐसे ही है। समटाइम हम होते हैं कि जिस तरह अक्सर एक मिसाल ज्यादा जो दी जाती है कि समटाइम किसी से हम मिलना नहीं चाह रहे होते, हम कह देते हैं कि यार हम घर पे नहीं है, आप बोल दो, तो बच्चे तो उस चीज को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो वो जहनशीन उन चीजों को करके, तो वो समटाइम वो ये चीजें भी होता है कि समझे कि आपका पोल भी खोल देते हैं बच्चे जाके कि अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि जहनी तरबियत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे को। जब वो आप कहते हैं बेटा झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ कबीरा गुनाह है, और उसी बच्चे के सामने आप झूठ बोल रहे हो, आप फोन पे आप कह रहे होते हैं कि बैठे घर में और अपने बॉस को या अपने फ्रेंड को कह रहे होते हैं कि मैं रास्ते में अभी पहुंचा, तो बच्चा वो फिर वो क्या सीखेगा आपसे? बिल्कुल वो आपको कॉपी कर रहा है। इस बच्चे को बदलने से पहले आपको खुद को बदलना होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। अच्छा जी, मजीद भी आपसे जानते हैं बच्चों के हवाले से, साथ साथ हम ये जानते हैं कि जिस तरह सऊदी अरब में बहुत सारे लोग अभी जाना भी चाह रहे थे, मैं ये भी चाहूँगी कि आप उन लोगों को कैसे गाइड करेंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हों और वहाँ जाकर पहुँच के क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मैम सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको और भी बताता चलूँ कि अब मेरे साथ वहाँ पे दूसरी नेशनैलिटीज़ भी हैं, फिलीपींस से, नेपाली हैं और बांग्लादेश से हैं, इजिप्शियंस और सऊदियों के साथ मैं कर रहा हूँ काम। ठीक है। वहाँ पर वो मेरा सब जो नेपालियों से मैंने पूछा है वो भी कहते हैं, और जो बांग्लादेश से हैं वो भी यही कहते हैं कि उनकी पहले काउंसलिंग की जाती है। ठीक है। कि आप अगर इस कंट्री में जा रहे हो, अगर आप सपोज आप सऊदीया जा रहे हो, तो आपने वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आपके वहाँ ये चीज आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, उनके ये रूल्स हैं। तो ये भी उनको वहाँ पे वो मुझे बता रहे थे कि वो 3 डेज उनकी वर्कशॉप इस तरह की होती है। तो 3 डेज में उनको अच्छे से बताया जाता है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो उसकी आबो हवा, उसका वेदर, ठीक है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो जिस तरह आप बता रही हैं, पूछ रही हैं कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अगर ये चीज़ें हमें हमारी भी यहाँ पे 3 डेज वर्कशॉप करवाई जाए तो पता अवेयरनेस होगी, तो वहीं से अवेयरनेस हो जाएगी। लेकिन अब हमने किस तरह करनी है, हमने तो अपने सेल्फ बाय सेल्फ ही करनी है। ये आप इंटरनेट पे देख सकते हो कि आया कि वो जो आपको बताई गई है वो कंपनी वो एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। बिल्कुल। और अगर आपके एटलीस्ट आपका वहाँ कांटेक्ट तो हो सके कुछ इस तरह के, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सको या उनको बता सको ये तमाम चीजें। हाँ। तो आपको अपने ही एंड पे, हमारे तो इससे हमारी कंट्री में तो आपको अपने ही एंड पे सब कुछ करना है। ठीक है। आपने एजेंट को भी खुद तलाश करना है, फिर आपने वहाँ जाके कंपनी को भी खुद तलाश करना है, और अगर आपने ये चेक करना है कि वहाँ पे मुझे किन मुश्किलात का सामना है, तो आपने नेट पे आप जितना सर्च कर सकें। तो अब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नेट का दौर है, आप वहाँ से अब सब कुछ पता कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब सोशल मीडिया की वजह से भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई एक बंदा गाइड नहीं ना करने वाला होता है, हजारों लोग तो अपने अपने चैनल्स बनाकर बैठे हुए हैं, वो आपको अपने तरीके से गाइड कर रहे हो। बस फिर अब ये है कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि वहाँ के सऊदीया के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। ठीक है। वहाँ पे अगर इस तरह का मुझसे कोई कुछ भी अगर मिसहैप होता है तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और ये कंपनी है वहाँ पे आया वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और अगर आपका वहाँ कोई जानने वाला है तो आप उससे कंफर्म कर सकते हो कि भाई अब कोई दोस्त और इस तरह का आपको एटलीस्ट गाइड कर सकता है। क्योंकि अब बहुत से जिस तरह के ऑलमोस्ट मोर देन 2 मिलियन लोग वहाँ पे हैं सऊदीया में, तो आपका कोई ना कोई अगर है वहाँ पे रिलेटिव या रिलेटिव नहीं दोस्त है, वाकिफ है, आप उससे पूछ सकते हो कि यार इसके बारे में मुझे बताओ। और तो वो आपको गाइड कर सकता है। तो इस तरह करके आप अपने एंड पे आप कर सकते हैं। लेकिन बस मैं वही इसी तरह कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की वर्कशॉप और वो कंडक्ट कराएंगे वो ज्यादा अच्छा है। इवन के चले एजेंट हजरात ही आपसे करा दें, वही आपको बता दें यार ये काम ना करना, ये काम ना करना, इस पर ये रूल है, इस पे। मुझे याद आ रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम आया तो जब अभी हमने लैंड किया और हम एयरपोर्ट से भी बाहर निकले हैं, ये आज से 7 साल पहले की बात है। फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैं वहाँ सेल्फियां ले रहा था। ठीक है। हम फर्स्ट टाइम एक नई कंट्री में गए हैं, तो जिस तरह हमें शौक होता है पिक्चर्स का, तो पीछे ही पुलिस की गाड़ी थी। उनकी वहाँ की, उनको शुरता बोलते हैं। तो नहीं ख्याल किया और आइडिया, तो वो वहीं पर ही जब आया और उसने हमें पकड़ लिया। अच्छा। ये फर्स्ट मेरा अभी पहला कदम मैंने रखा है सरजमीन अरब पे पहला कदम रखा है, और ये मेरे साथ वाकया हुआ क्योंकि मुझे नहीं अवेयर था। अब आप ये देख लें, छोटी सी बात थी, मुझे नहीं पता थी कि उसने फिर मेरे मोबाइल, फिर वो जो हमें वहां से रिसीव करने हमारी कंपनी का आदमी आया हुआ था, तो उसने कहा भाई अभी नए आए हैं, बिल्कुल अभी यहाँ पे लैंड किया, इनको नहीं पता। उसने मेरे मोबाइल से उसी वक्त वो पिक्चर्स डिलीट करवाई मेरे सामने। अच्छा। क्योंकि मैंने पिक्चर बनाई तो वो मेरे पिक्चर के पीछे मे भी हम तो अपनी पिक्चर्स बना रहे थे, तो हम 2-3 लोग, उनकी गाड़ी आई थिंक उनकी गाड़ी वगैरह वो होंगे। आ गई। हाँ, उसमें आ गई। तो उसने वहां से मुझे देख लिया
और वो वहीं पर उसने भी इस चीज का ख्याल नहीं किया कि अभी नए हैं ये, वो तो जिस तरह उनका यार जब रूल्स हैं तो फिर उनके रूल्स हैं, हमारे यहाँ हाँ, तो रूल्स बिल्कुल। इसलिए बनाए जाते हैं कि तोड़े जाए। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ आलमी आएगी मैं कि बस ये हमारे कहता यहाँ हूँ रूल्स बनते हैं तोड़ने के हाँ, लिए, बिल्कुल। और वहाँ रूल्स जो बनते हैं वहाँ पे अमल दरामद होता है, इम्प्लीमेंट करते हैं अगले। यहाँ पर हमारे ये वहाँ, क्योंकि हम यही चीजें यहीं पे जो है असूलों को तोड़ रहे होते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो फिर उन्हें असूलों को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम ड्राइविंग का बिल्कुल जरा ख्याल नहीं करते, वहाँ पे आपको लेन का भी ख्याल करना पड़ता है, आपको सिग्नल्स पे भी रुकना पड़ता है, आपको हर चीज छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, आपका बिहेवियर, आपका। अब यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तानी थोड़े से भी गाड़ी अगर नहीं कहीं सिग्नल पे, इवन के सिग्नल पे भी रुकी हुई है तो हॉर्न बजाते रहेंगे, ऐसे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि खड़ी गाड़ी होगी, आपको पता होगा आगे सिग्नल है तो उस पर भी हॉर्न बजाना शुरू कर देंगे। तो वहां तो हॉर्न बजाना भी आपको यूं समझा जाता है कि आपको गाली दी जा रही है। तो वहां बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। इस पर मजीद भी बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही अटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि जब आप वहाँ से चले, आप हो गए सेटल, आपने काम शाम अपना कर लिया, लेकिन आप फिर क्या समझते हैं जब वहाँ से आप पाकिस्तान आते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान में क्या मसाइल देखने पड़ते हैं? बिल्कुल जी, पाकिस्तान इस चीज का भी हमें और गम है। हम आपको कौन कौन से गम सुनाए अपने? दुखती आगे आना उसको चले और पता चलना चाहिए कि क्या क्या मसाइल है हमारे। सबसे पहले मैं फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी में गया तो मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट था कि एम्बेसी में जाऊंगा तो वहाँ पर इतना अच्छा ट्रीट किया जाएगा और वो हमें इतना अच्छा वेलकम करेंगे, और जिस तरह वो हमने कुछ मूवीज में भी देखा, पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ होगा, कहेंगे वेलकम सर। लेकिन टिपिकली बिहेवियर जो हमारे टिपिकली गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयज का बिहेवियर है, सेम टिपिकली बिहेवियर था वहाँ पे एम्बेसी में। आप ये देखें कि काउंटर पर हमारे मोबाइल उन्होंने ले लिए। अच्छा। कि जी मोबाइल आप अंदर नहीं लेके जा सकते। अब एम्बेसी के अंदर हमारे मोबाइल आपने जो है ना काउंटर पर, किसी मेरे साथ नेपाली और वो बंगाली है, किसी की एम्बेसी में ऐसा नहीं होता। सही। हमारी एम्बेसी उन्होंने मोबाइल ले लिया काउंटर पे, जी यहाँ जमा कराओ, आप मोबाइल लेके आगे नहीं जा सकते हो। फिर आगे जाके मैंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, लेकिन अपॉइंटमेंट के बावजूद उनका बिहेवियर ही अजीब सा होता है ना, जैसे उनका काम करने का दिल ही नहीं कर रहा। वो ऐसी रूड बिहेवियर होता है इनका गवर्नमेंट से, जैसे हमें फेवर दे रहे हैं हमारा काम करके। हम पे कर रहे हैं, हाँ, तो पैसे तो आप लोग कहते हैं जी वो ओवरसीज और रेमिटेंस, और हम रेमिटेंस हमारी बैकबोन है, हमारी कंट्री की इनकम जनरेट करती है। उसके बाद आप उनके उनको दे क्या रहे हैं? बिल्कुल। इवन कि मैं अभी आया हूँ, हमने अभी लैंड किया यहाँ मुल्तान एयरपोर्ट पे, जो इमिग्रेशन काउंटर होता है उससे हमारी मुंहमारी हो गई। अच्छा। बहस हो गई। तो वो हमारे साथ, वो मेरी सिस्टर का बच्चा था, तो भांजा मेरा, उसने पासपोर्ट काउंटर पे रख दिया, तो उस बात में गुस्सा हो गया कि इसने अपनी बारी का वेट करो। वो बच्चा था, उसने वैसे ही जो है ना वो आगे वो लाइन में नहीं था, लाइन में हम लोग थे। तो वही बात आप आराम से कर सकते हो, लेकिन रूड बिहेवियर और वो ऐसी बात ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे वो पता नहीं हम पे कुछ हमें फेवर कर रहे हैं, या वो हम पे एहसान कर रहे हैं, या उनका काम करने का दिल नहीं कर रहा। तो आप जैसे ही मुल्तान एयरपोर्ट पे, और मैं जब लास्ट टाइम आया था तो आप बिलीव करें, वहां से हमने फ्लाई करके हम इधर आ गए, इधर आके इनके वो डॉक्यूमेंटेशन ही खत्म नहीं हो रही। मैं यहाँ लैंड कर गया हूँ, मुझे बता रहे, मुझसे पूछ रहे हैं आपका वो किधर है। उस टाइम कोरोना का वो था, एक वो लाइसेंस होता है, वो मुझसे पूछ, जबकि वहां से हम क्लियर करके उनको दिखा कर हम आए हैं। वही बात मैंने वही जो उनको वहां दिखाया, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा। उसने वो वाला जो मैं वहाँ पे हमारी एक ऐप बनी हुई थी, और उसने हमें उसको क्लियर किया और यहाँ पे क्लियर किया, यहाँ पे नहीं हुआ। उसने कहा नहीं जी हमें, हालांकि वहाँ ज्यादा रूल्स को देखा जाता है, इनको जी उसकी कॉपी चाहिए थी, इनको वो कॉपी चाहिए थी। असल में वहाँ पे हर चीज डिजिटल होती जा रही है, इधर इनको हर चीज की कॉपी चाहिए। मैं उसको मोबाइल में दिखा रहा हूँ, उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे उसकी कॉपी चाहिए उसकी। तो इस तरह के इश्यूज हैं, आपसे बिहेव अच्छा नहीं करते, आपको रूड बिहेवियर देते हैं। तो हम इतने अरसे बाद जब पाकिस्तान आ रहे होते हैं तो हमें एक वैसे ही इतना खुशगवार हमारा मूड हो जाता है कि यार सरजमीन मुल्तान में हम आ गए, अपने मुल्क में आ गए, पाकिस्तान में आ गए। और उसके बाद हम इमिग्रेशन काउंटर पे इस तरह की हमें रूड बिहेवियर मिलते हैं। और इसके एंड पे आप ये देखें, हम कोई मोबाइल नहीं ला सकते, मोबाइल लाए वो 2-3 महीने बाद बंद हो जाता है, पीटीए का, बिल्कुल, उसके भी टैक्स।
तो उसके एंड पे कुछ तो हम टैक्सेस, बेशुमार, फिर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उस पे आपको बहुत सारे मसाइल होंगे। आपने प्रॉपर्टी ली है, आप कितने अर्से बाद वहाँ पे अपनी सब कुछ जमा पूंजी लेकर आते हो, यहाँ पता लगता है आपकी लैंड पे कब्जा हो गया है। हाँ, मतलब ये इस तरह के इश्यूज बहुत सारे हैं, ये लोग बड़े फेस करते हैं कि आपकी यहाँ पे लोग अपनी सारी जिंदगी वहाँ पे डर के गुजारते हो, इधर अपने मुल्क भी आते हो, अपने मुल्क में भी आप डर के रहते हो कि यार यहाँ पर अब मेरा कोई जो है ना जो भी जमा पूंजी थी वो इस तरह हो गई है। इवन कि अब आप देखें ना, मोबाइल लेकर आते हैं, आप ये देखें, मेरे कुछ दोस्त हैं वो दूसरे फॉरेन कंट्रीज में हैं, यूरोप साइड पे, वो बता रहे थे कि उनके यहाँ पे मोबाइल के ऊपर भी जिस तरह हमारी गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है, मोबाइल पे भी इंश्योरेंस होती है। सही। आप इतना अगर महंगा मोबाइल लेते हो, इसको पे करते हो, अगर वो चोरी वगैरह भी हो जाते हैं तो वो उसका क्लेम कर सकते हैं, मोबाइल पे भी आपको क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ नहीं है, यहाँ तो आए दिन मोबाइल छिन रहे हैं। मैं बस ये कहता हूँ, आप ठीक है, आप इतना रेमिटेंस भी दे रहे हैं, आप ओवरसीज भी हैं, तो एटलीस्ट आपको कुछ तो बेनिफिट दे दें, हमें खुशी होगी। मतलब कुछ हमें मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए कि यार आपने फ्लाई किया है, चले जी ओवरसीज वालों के लिए स्पेशल जो है ना कोई डिस्काउंट है, ये हमारी जो है ना रेमिटेंस भेज रहे हैं, हमारे ओवरसीज हैं। हुकूमती सतह पे मतलब कोई भी किसी भी किस्म का कोई ऐसा इक़दाम जो है वो नहीं किया गया ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। तो हम वैसे ओवरसीज पाकिस्तानियों से एक्सपेक्टेशंस तो बेतहाशा रख के बैठे हुए होते हैं। तो जाहिर बात है अब वो भी तो चाह रहे होते हैं ना कि हमें अपने मुल्क में जो है वो उसी तरीके का तहफ़्फ़ुज़, आपको जो है रिलीफ मिल सके कि आप जब पाकिस्तान आए तो आपको किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर किसी मुश्किल का सामना कर भी रहे हैं तो कम से कम आपके उस मसले को हल किया जा सके, देखा जा सके। बिल्कुल, ये चीजें एटलीस्ट मैं बस ये समझता हूँ कि आपका ना कोई पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल या कुछ ऑनलाइन सिस्टम कुछ ऐसा हो, कुछ ग्रुप हो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कुछ इस तरह की चीजें हो जहाँ पर हम ये सब चीजें जो है ना आपके केसेस को देखा जा सके, बिल्कुल हम बता सके। मैं यहाँ पर आपको एक और ऐड करता जाऊँ, मैं अभी मेरे फादर की डेथ हुई है, मैं अपने फादर की डेथ पे नहीं आ सका। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, आमीन। तो मुझे इस बात का रिग्रेट अब सारी जिंदगी रहेगा कि आप मतलब अपने, यार ये बड़ा ऐसा मौका होता है, जाहिर सी बात है आप अपने पेरेंट्स की, बिल्कुल ये कैसा, मैं कहती हूँ आपकी एक ज़ात के साथ, क्योंकि पेरेंट्स का आपके साथ बड़ा एक ताल्लुक, बड़ा प्यारा ताल्लुक है, तो ऐसे मौके पर भी आप मौजूद ना हो तो सारी जिंदगी का पछतावा आप वो अब है, बिल्कुल सारी जिंदगी का है। आप 2 दिन के बाद आप आ गए हो, मैं 2 दिन के बाद आ गया हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पे मौके पे नहीं आ सका, और इस बात का रिग्रेट अब मुझे सारी जिंदगी रहेगा। और अब आपने इतना अरसा भी गुजारा, इसी चीज का हमें डर लगता था, लेकिन वही चीज होती भी है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। वही कफील सिस्टम, वही कफील सिस्टम, वो उससे आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, वो उससे मैंने अपने सीनियर से बात की, छुट्टी नहीं मिली, वो ऑफिस बंद था, इस तरह के मसाइल, एटलीस्ट इन द एंड आप नहीं आ सकते। एहसास की बहुत बड़ी चीज़ है। सऊदी अरब की हम बात करें, वैसे तो हम कहते हैं हमारा बड़ा बहुत अच्छा दोस्त है और वह हमारे बहुत पाकिस्तानी भी काम भी कर रहे हैं, आप उस लिहाज से भी देखा जाए, लेकिन ये कफील वाली जो आपने बात की, वाकई बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार भी हैं, तो ये बड़ा इशू है कि वहाँ के कफील जो हैं वो पाकिस्तानियों को इसी तरह की ट्रीट करते हैं जिस तरह आपके, वो बहुत मुलाजिम है और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उनका कोई दुख सुख हो गया तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं कि इसमें उनको भी चाहिए सऊदी अरब को कि कोई ऐसी पॉलिसी, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ करें, और कुछ हमारे हुकूमती सतह पर भी काम होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को देख के पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली उनसे कोई पॉलिसी, उनके साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट किया जाए। तो ये चीज़ें बहुत देखनी पड़ती हैं, ये बड़े, मैं समझती हूँ मुश्किल वक्त होता है इंसान के लिए। तो अगर मुश्किलात ही देखनी है और फिर वो बड़ा मुश्किल होता है, एक तो आप ऑलरेडी परदेश काट रहे हैं, पेरेंट्स से दूर हैं, बहन भाइयों से दूर हैं, फैमिली से दूर हैं, और फिर आप उस मौके पे भी ना पहुंच सकें। चलिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, हम सब के लिए करें। अच्छा, बच्चों के हवाले से ये भी बात करेंगे, जिस तरह बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत शरारती होते हैं, खीर किस्म के ना, और बच्चों में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, बच्चे सम टाइम जो हैं वो आपका कहना भी नहीं मान रहे होते। तो ऐसे जो बच्चे जिनकी आदतें ज़रा ख़राब हो जाती हैं, समटाइम पेरेंट्स लाड प्यार में भी अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, ऐसे बच्चों में कुछ अच्छी आदतें और अच्छी चीज़ें जो है वो कैसे लेकर आएँ? जो लाड प्यार से जब बच्चे बिगड़ जाते हैं, जिनमें ज़िद्दीपन आ जाता है, वो ज़िद्दीपन आया कैसे है, पहले तो उसको समझते हैं कि फ़र्ज़ करें एक बच्चे को नज़ला ज़ुकाम है और वो बच्चा कहता है मम्मा मुझे आइसक्रीम खानी है, मम्मा कहती नहीं बेटा, आप डॉक्टर ने मना किया, आपको तो जुकाम है, आप आइसक्रीम नहीं खा सकते। बच्चा रोने लग जाता है, उसकी वालदा का दिल जो है वो नर्म पड़ जाता है, उसको आइसक्रीम मिल जाती है। अब यहाँ से मसला शुरू हो जाता है। अब बच्चा जो है वो पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि पेरेंट्स बच्चे के कंट्रोल में है, क्योंकि बच्चे ने सीख लिया है कि उसने बात मनवानी कैसे।
ये जो ज़िद्दीपन कैसे आया ये आपको अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि बच्चों की तरबियत के हवाले से ना आप घर में कुछ SOPs बनाएंगे, कुछ कवानीन, कुछ ज़ाब्ते आप बनाएंगे। आप समझ सकती हैं कि दुनिया में कोई भी छोटे से छोटा इदारा है वो उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक कि उसमें कुछ ज़ाब्ते ना बनाए जाएं, कुछ अच्छा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, तो कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं इन पे डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जी, हम शुरू में इस प्रोग्राम के शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं बच्चों की आदतों के बिगड़ने और संवरने में। तो मेजर फैक्टर जो हैं वो पेरेंट्स और टीचर्स हैं। तो दोनों को अपना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन भी मजबूत होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे, और आपका भी फसी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मसाइल को आपने उजागर किया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।